ओके, चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा जिसमें आप अगर देखें तो 5 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी, 6 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी और जो 7 तारीख की शिफ्ट हुई थी, इन सभी की 3 शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में इससे कम से कम 3 से 4 या यूं कहूं 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे थे। और बच्चों की भी डिमांड थी कि सर ये चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, और वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो ये मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, कैसा लगेगा, क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हर हर महादेव का नाम। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब अगर इस सवाल को ध्यान से देखो तो इसमें करने जैसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इस सवाल में जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी में मिलना चाहिए कि उस संख्या के अंकों का योग 6 होगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चा इस सवाल को करता है तो वो कहेगा 2 अंकों की संख्या, अच्छा सर ने बताया था 2 अंकों की संख्या है तो उसको 10x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक, अब इस संख्या का 7वां भाग है तो इस संख्या के 7वें भाग को वो 1/7 करेगा। फिर कहेगा उस संख्या के आधे से, इसी संख्या यानी कि 10x प्लस वाई के आधे से, ये संख्या हो गई 10x प्लस वाई, इसके आधे से 15 कम है। तो ये जो आधा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये 15 ज्यादा है, और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला 15 कम है। तो अब मतलब आप ये समझो कि इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब ये प्लस वाला सीन रहेगा, ये माइनस वाला सीन रहेगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा ना भाई, वो आपके पास 15 के बराबर आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे, तब कहीं जाकर अपना उत्तर आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सब कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। आप सिर्फ ये देखो कि इसको आपको करना ही नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड क्या है उसको समझ लेना जरा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड क्या है कि भाई संख्या तो सेम है ना, चाहे उसका 7वां भाग निकाला जाए और चाहे उसका आधा भाग निकाला जाए, तो संख्या तो सेम रहेगी। तो 7वां भाग का मतलब होता है 1/7 और आधे भाग का मतलब होता है 1/2। 7 और 2 का एलसीएम हो गया 14, हमने मान ली संख्या 14 है। 2 से करोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से करोगे तो 2 आ जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यानी आधा भाग होगा 7 और उसका 1/7वां भाग होगा, 1/7वां भाग होगा 2। तो 7 में से अगर हम 2 का अंतर लेंगे तो अंतर मिलेगा 5, और ये अंतर किसके बराबर था, 15 के बराबर था। कह रहा था ना कि जो 1/7वां भाग है वो आधे भाग से 15 कम है। तो 1/5 का मान 1/15 हुआ, यानी कि 3 का गुणा हुआ। अब सुनिए, कह रहा था संख्या के अंकों का योग क्या, भाई 3 का गुणा करके हमने संख्या बनाई, तो 14 × 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर 14 × 3, 14 क्यों, क्योंकि हमने संख्या को क्या मान लिया, 14। तो 14 × 3 करने पर आएगा 42। अब मेरे प्यारे दोस्त आप ही मुझे बता दो कि 42 के अंकों का योग अगर हम निकालेंगे तो 42 के अंकों का योग क्या 6 नहीं होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 6 तो होगा। यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बना। क्लियर है, तो अंकों का योग क्या बन गया, अंकों का योग बन गया 6। क्लियर है मेरी बात, एक मिनट रुकिएगा। अंकों का योग बन गया 6। आवाज आ रही है, साउंड क्लियर है ना, हाँ चलो ठीक। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, अब ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो संख्या क्या होगी। अब देखो लेवल 6 का क्वेश्चन था 2022 में। अब कोई भी धनात्मक संख्या सोचो अपने मन में, कोई भी, उसका वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 ज्यादा है। ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए आपको एक्स मानने वगैरह की जरूरत है क्या। मैं ये जानता हूं कि अगर कोई संख्या 6 ज्यादा होने की बात कर रहा है तो लगभग लगभग यानी कि उन दोनों संख्याओं के बीच में 6 का अंतर आना चाहिए। तो हम इसको करने के लिए एक्स क्यों माने, हम तो यही देख रहे हैं ना कि हमने मान लो पहला ऑप्शन ले लिया होता, तो हमने पहला ऑप्शन लिया होता, संख्या का वर्ग कर लेते 36 हो जाता। अब संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 ज्यादा होना चाहिए। अब संख्या मेरे पास थी 6 और इसका अगर हम 5 गुना करेंगे तो ये तो 30 ही होगा ना। तो संख्या का जो वर्ग है 36, वो संख्या के 5 गुने से 6 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे 6 ज्यादा, यानी पहले ही ऑप्शन आंसर हो गया। पहला ऑप्शन आंसर हो गया तो आगे के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त 4 में से 3 ऑप्शन गलत होते हैं, एक ही सही होता है। और अगर पहले ऑप्शन में ही वो आपको सही मिल गया है
तो आगे क्यों यार झंझट पालना, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 17, दो संख्याएं योगफल 17 दे रखा है, और उन वर्गों का योगफल आपको 57 दे रखा है। उन संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना है। सबसे पहले सोचिए संख्या, फिर संख्या के बाद लगाइए आप उनके वर्गों का योगफल 157 होना चाहिए, और फिर उनके घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, समझो और देखो। अब या तो आप एक तरीके से ये कर लो फॉर्मूला वाला तरीका कि दो संख्याएं हमने ले ली, एक संख्या x ले ली, एक संख्या y ले ली, इनका योगफल अपने पास हो गया 17, फिर इनके वर्गों का योगफल होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास दिया है 157, क्या दिया है 157। अब कह रहा है इनके घनों का जो योगफल होगा यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आप निकालिए। तो एक तो ये तरीका हो गया कि फॉर्मूला बेस्ड मामला आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई एग्जाम तो एग्जाम है। मैंने एक वीडियो डाला था, बच्चे साफ साफ कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर हो सकता है कि डेटा के साथ भी छप जाए लेकिन उनको याद नहीं होगा ये बात। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छप रहे हैं, छप रहे हैं होने का मतलब लगभग सेम टू सेम आ रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त रेलवे के पैटर्न के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको आज फिर बता दे रहा हूं। रेलवे के पैटर्न का हिस्सा ये होता है कि रेलवे का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि अगर एक बार एक शिफ्ट में जो चीजें आने लगी, जैसे मान लीजिए 5 तारीख के शिफ्ट में कुछ चीजें आई जो जैसा आया वैसा आ रहा है, तो आप मान के चलिएगा अगले कम से कम 3-4 दिनों की सभी शिफ्टों में वैसा ही आएगा। पैटर्न बहुत चेंज नहीं करते हैं रेलवे वाले, ठीक है। तो उसको भी दिमाग में लगाइए, ये बात भी मैंने बताई थी, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। खैर अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा भाई। मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 17 दिखाई दे रहा है, इनके वर्गों का योगफल 157 है जिसका इकाई अंक 7 दिख रहा है। तो मैं दो ऐसी संख्याएं सोच रहा हूं जिसके अंकों को अगर मैं जोड़ूं तो 17 आ जाए, और अगर मैं उनके वर्गों को जोड़ूं तो उसकी इकाई का अंक 7 आ जाए। सिंपल सी बात समझ में आई। अच्छा मैं मानो अगर यहां पे देखता हूं कि 9 हो जाए और एक 8 हो जाए, तो 9 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 1 मिलेगा। 8 का वर्ग करने पे इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बना। अगर हम 10 और 7 सोचे तो भी काम नहीं बनेगा। 11 और 6 अगर सोच रहे हैं तो हो सकता है काम बन जाए। जैसे अगर हमने 11 सोचा और यहां पर 6 सोचा, तो 11 का स्क्वायर होगा 121 और इसका इकाई अंक 1 है। 6 का स्क्वायर 36, इसका इकाई अंक 6 है। और 121 प्लस 36 157, यानी संख्याएं अपने पास आ गई कौन कौन सी, 11 और 6। अब इनके घनों का योगफल बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं तो इनके वर्गों के योगफल का इकाई अंक अगर 7 है तो 101% इनके घनों के योगफल का भी इकाई अंक 7 होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहना, 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही रहना। तो आंसर क्या बनेगा, 1547 बनेगा। ये सिर्फ थिंकिंग की बात है, ये थॉट प्रोसेस की बात है कि आप सवालों में अपनी सोच को किस प्रकार रखते हैं। और विश्वास करो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में सवालों को सॉल्व करने के लिए 90% जिम्मेदार होती है आपकी थॉट प्रोसेस। जल्दी अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 90% जिम्मेदारी थॉट प्रोसेस की होती है कि आप किस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। अब अगर ऐसे ही आप करते रहते तो फिर करते ही रहते। खैर अगला सवाल कह रहा है कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड है। अब 7, 11, 13 ये आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का एक सबसे स्पेशल केस डिविजिबिलिटी का होता है। जो संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है 100% वो संख्या 1001 से भी डिवाइड होती है। क्यों, क्योंकि 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। और इन तीनों अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे प्यारे भाई, इन तीनों अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही 1001 होता है। तो जो संख्या 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होगी वो 100% किससे डिवाइड होगी, 1001 से। और ऐसा मुझे केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल डिविजिबिलिटी केस में। ये बात तो मैंने पढ़ा भी रखी थी भाई। लेवल 2 का ये क्वेश्चन देख लो, कह रहा प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल मिलाकर 96 पेंसिल है। अच्छा, तो 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। चलिए अब देखिए, बताइएगा इस सवाल को, कोशिश कर लीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा तो फिर कोई आतंक हो जाएगा, नहीं। समान संख्या में पेंसिल मौजूद है
और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है। मैं ये कह रहा हूं कि 12 पैकेट में अगर 96 पेंसिल हैं तो एक पैकेट में 12 अट्ठे 96, एक पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी? 8 पेंसिल होंगी एक पैकेट में, तभी तो 12 अट्ठे 96 होगा। 304 पेंसिल खरीदने के लिए कितने पैकेट चाहिए? तो भाई इस 304 को ही तो तुमको 8 से डिवाइड करके ही आंसर देना है, और क्या करना है? 8 तीजा 24, 8 अट्ठू 64, 8 तीजा 24, 8 अट्ठू 64। इकाई का अंक क्या है? तो इकाई के अंक के लिए आपको यूनिट डिजिट ही पकड़नी है और कोई सवाल में चीज करनी नहीं है। इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। भाई पहले वाले का यूनिट डिजिट 4, दूसरे वाले का अगर हम यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 8, तीसरे वाले का यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 4, चौथे वाले का यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 6 लिखा है। तो 4 अट्ठे 32, 32 की इकाई का अंक 2, 6 चौको 24, 24 की इकाई का अंक 4। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट देगा कि नहीं देगा? आप बोलोगे हाँ देगा, और देगा तो 8 आंसर हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। अगला क्वेश्चन भाई हमसे ये कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n, उसके लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव क्या होगा? अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, सबसे पहली बात तो नेचुरल नंबर होने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या कोई भी अनंत तक कोई भी अंक हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने का मतलब, नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मान लो यहां पर हम कुछ रख लेते हैं, मान लो n बराबर हमने 1 रखा, तो n बराबर 1 रखने पे 6 की पावर 1 6 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। सपोज करो n की जगह हमने 2 रख लिया, इधर देखना हो सकता है यहाँ पे ना दिखाई दे, तो n की जगह अगर हमने 2 रख लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। और आपको ये बात पता तो होगी होगी कि अगर 6 की पावर 2 हो या कुछ भी हो, 6 की पावर अगर यहां पर हम n ही देख लें और 5 की पावर यहां भी n देख लें, तो अगर 6 और 5 की पावर कुछ भी होती है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा हमेशा, और इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो अगर 6 यूनिट डिजिट में 5 यूनिट डिजिट घटाएंगे तो आंसर हमेशा के लिए क्या रहेगा? 1 ही तो रहेगा, और 1 रहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी उत्तर रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्त अगले सवाल पर आप लोग बढ़ चलेंगे। कहता है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 12 से डिवाइड होती हैं। अच्छा भाई मुझे एक चीज बताओ, आप जो संख्या 12 से डिवाइड होगी, बहुत ध्यान से सुनना, 100 से 200 के बीच में जो संख्या 12 से डिवाइड होगी, 101% वो 3 और 4 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 12 से डिवाइड हो रही तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगी। और जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही, मान लो मैं ये जैसे बोलता हूं कि यहाँ पर मान लो संख्या एक 3 है, एक 6 है, एक संख्या हमने ले ली 9 है, एक संख्या हमने ले ली 12 है। मान लो ये 4 संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो रही, तो अगर इनके अंकों का योगफल हम निकालेंगे, 9 6 15 3 18 12 30, जो अंकों का मतलब संख्याओं का योगफल आएगा 30, ये भी तो 3 से डिविजिबल ही आएगा, क्योंकि इन सब में कॉमन तो है ही ना 30, 3 तो कॉमन है ही है ना। मेरे कहने का मतलब तो यही है ना कि जो संख्या 12 से डिवाइड हो रही वो 3 से होगी होगी, और जो 3 से होगी अगर हम उन सभी संख्याओं को जोड़ें तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। 1603 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1403 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 2 6 7 ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है मेरे ख्याल से, वो है 1200। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। मेरी बात समझ में आई तो हाँ बोल दो फटाक से, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, देखें क्लियर है, क्लियर है। फिर आओ अगला सवाल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है कि एक परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर n है, जहां n और कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, दशमलव संख्या का प्रसार कैसा होगा? तो मैंने आपको ये बताया था, ऐसी संख्याएं जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल आपको दिखाई दे जाए, तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव में आ जाती है। मतलब इनका प्रसार जो होता है वो शांत हो जाता है, और शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसमें जो दशमलव होगा वो कहीं ना कहीं जाके दशमलव के बाद वाले जो अंक होंगे ना वो कहीं ना कहीं खत्म जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे, तो वो आवर्ती नहीं हो सकते, वो आवर्ती नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
ये कह रहा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अवसानी को क्या कहते हैं यार इंग्लिश हिंदी में अवसानी का मतलब मुझे नहीं समझ है। आवर्ती तो नहीं हो सकते हैं, तो आवर्ती नहीं हो सकते तो ये वाला तो गया भाई। शांत और टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। शांत दशमलव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। मतलब जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक बार बार रिपीट नहीं होंगे और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे, उनका दशमलव का प्रसार समाप्त हो जाएगा। अब अवसानी और इसमें आप अपने हिसाब से लगा लेना, क्योंकि अनअवसानी का यार मतलब मुझे तो पता नहीं है भाई। हिंदी में इसको अनअवसानी कह रहे हैं, इसको हिंदी में अनअवसानी कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे यार? हाँ? क्या कह सकते हैं? हम्म, अब जो भी कहें उसको आप देख लेना, ठीक है? मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, मैंने कोशिश भी करी कि ध्यान आ जाए, नहीं आया। 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अब जब हमें पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो पावर्स आती हैं अभाज्य गुणनखंडों की, उनको हम लोग 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालते हैं, है ना? जैसे 21,600 लिखा है, मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे 21,600 लिखा है, 1 मिनट, ये लिखा है 21,600। अब अगर मैं 21,600 को ब्रेक करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? 100 तो हो ही जाएगा, है ना? तो इसको मैंने लिखा 100 गुणे 216। बहुत ध्यान से सुनना, 100 गुणे 216। 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 10, और 10 की पावर 2, और 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ये तो हो गया 100। और 216 होता है 36 का स्क्वायर, नहीं 6 का क्यूब होता है, और 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 का क्यूब और आएगा और साथ में 3 का क्यूब और आएगा। 3 27, 27 गुणे 9 216, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया, फिर 3 की पावर 3 हो गया, तो 3 की पावर 3 भी हो गया, और यहाँ पर आगे और क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 5 की पावर 2। ये हमारे पास आ गया मामला। अब अगर चूंकि हमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने होते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो पावर्स आई हैं अभाज्य गुणनखंडों की, जो पावर आई हैं उस पर काम करना होता है, तभी तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकलेंगे, है ना? तो अगर हम ये देखें, जैसे ये पूछा ना था कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, वही पूर्ण वर्ग गुणनखंड यार। पूर्ण वर्ग गुणनखंड अगर यही पूछा है ना, तो हमने क्या कहा, पावर जो भी आई है उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे यहां पर है हमारे पास पावर 5, इसको 4 से डिवाइड करके +1, ठीक। यहाँ पे पावर है अपने पास 3, इसको 4 से डिवाइड करके +1। यहाँ पर पावर है अपने पास 2, इसको 4 से डिवाइड करके +1। ये करते हैं, याद आया? तो जब ये कर लेते हैं तो करने के बाद ही तो अपना उत्तर आता है। तो अगर बोले सर भाग तो जा नहीं रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसके लिए जैसे मान लो हमें 5 को 4 से भाग लगाना है, तो हम क्या देखना है, 4 एकम 4। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बात वहां डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे इससे। दशमलव लगाएंगे, मान लो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, एक जीरो और लगा लेंगे, 4 पंचे 20, 1.25। लेकिन इसे लेते 1 ही है, लेते क्या है, 1 ही है, ठीक है? अब बात को धीरे धीरे समझते चलो, उसको लेते हम 1 ही है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 1.25 समथिंग आएगा, तो इसको 1 ले लेना है, इसको 1 लेंगे, 1 साथ में तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी 2 का तो गुणज होना चाहिए। अब 2 का गुणज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया काम से भाई, 2 का गुणज नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। 3 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है क्या? आप बोलोगे सर कर तो सकते हैं। बोले सर कैसे कर सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर ये 1 से ज्यादा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा। इस सवाल के ऑप्शन ठीक लिखे हैं क्या, जरा देखो एक बार भाई सब लोग, इस सवाल के ऑप्शन ठीक लिखे हैं क्या? सवाल के ऑप्शन ठीक लिखे हैं क्या?
एक प्लस एक हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है ना, तो एक ये हुआ मान लो, एक मिनट, ये हो गया एक बार, एक प्लस एक मिल गया दो यहाँ से, है ना, एक प्लस एक दो मिल गया। और फिर उसके बाद ये हमने फैक्टर सही किए हैं, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 25, और 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 3 27, 27 अट्ठे 216, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 5, 3 की पावर 3 है ही है, 5 की पावर 2 है ही है ना, 3 की पावर 3 है ही है, 5 की पावर 2 है ही है, 3 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 2 भी है। तो स्क्वायर टर्म चाहिए थे हमको, स्क्वायर टर्म चाहिए थे हमको। अब मान लो कि अगर ऐसे कुछ नहीं हो पा रहा है, या शायद मैं इसमें कोई चीज मिस कर रहा हूँ क्या, चलो छोड़ो, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको स्क्वायर बना ही देते हैं। आपको देखो जरा, स्क्वायर अगर हम बना दें तो फिर कैसे होगा, स्क्वायर टर्म चाहिए था ना। तो जैसे ये लिखा है क्या, 2 की पावर 5, तो इसको सुनना जरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर टर्म हो गया। और ऊपर पावर अगर हम 3 कर दें, ऊपर पावर कितनी कर दें, 3, है ना, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। ऊपर पावर कितनी कर दें, 3 कर दें, 3 से कम बनेगा, 2 की पावर 2 नहीं बनेगा, 2 की पावर 2 स्क्वायर है ना, 2 की पावर 2 और एक बार और 2, तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है। इसका अगर स्क्वायर बनाना है तो इसका स्क्वायर में अगर लेंगे तो टर्म तो 3 का स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट। और ये अपने पास 5 का स्क्वायर दिया ही था, कितने का स्क्वायर दिया था, 5 का स्क्वायर ये दिया ही था, दिया था, हाँ सर ये तो दिया था। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, अभी मामला सेट नहीं हुआ है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बना है, और 2 की पावर 5 थी, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 और आएगा, 3 की पावर 3 थी, यहाँ 3 की पावर 2 लिखा है, तो 3 की पावर 1 और आ जाएगा, और यहाँ पर ये एज इट इज बना रहेगा, बना रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर बना रहेगा, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, अलग स्क्वायर वाले टर्म हमको चाहिए थे, तो चलो अच्छा स्क्वायर वाले अगर टर्म हमको चाहिए थे तो स्क्वायर वाले ही टर्म लेते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इसको मैं एक काम और कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं एक काम और कर लेता हूं कि इसको मैं पावर में एक और लगा लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी अगर पावर में मैं एक और लगा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हमारे पास दिया है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 एक कंप्लीट स्क्वायर और उसकी पावर 2, तो पावर 2 जब होती है, जब आपने ये पढ़ा था कि जब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं और ये a की पावर m इंटू b की पावर n की फॉर्म में आ जाता है, तो हम पावर में एक जोड़कर इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, है ना, पावर में एक जोड़कर इनका आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर है 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 है, इसमें एक का गुणा जोड़ के लिख लेंगे 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसकी पावर 1 दिख रही, तो इसमें एक जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, इसमें एक जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, और इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 बन जाएगा। यानी इसके कंप्लीट स्क्वायर फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, वहां पे पता नहीं क्या गलती हो रही है, शायद कुछ देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी जिसके कारण ये रहा होगा मामला गड़बड़, है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे ये क्वेश्चन इतनी देर का था नहीं, ये क्वेश्चन इतनी देर का था नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नया तरीका आपको सीखने को मिल गया कि मान लीजिए कि स्क्वायर में आप वो वाला फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए, क्या वाला, कि हमने पहले पावर बनाई, फिर पावर को हम 4 से डिवाइड करके एक जोड़ रहे हैं, ये वाला जो तरीका होता है जो सिखाया जाता है, मैंने भी सिखाया, ऐसा नहीं है,
अगर ये वाला तरीका मान लीजिए आप भूल गए तो आपको यहाँ पर ये एक फायदा होगा कि ये एक तरीका आपको नया सीखने को मिल गया है जिससे आप वहां अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन आएगा जरूर। ये भी है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, यानी कि ये हमारा ए एक्स प्लस बी की या ए वाई प्लस बी की फॉर्म में होता है, या आई इसकी फॉर्म में होता है जिसमें आई भी आता है, जैसे एक्स प्लस आई वाई लिख दिया मान लो, या ए प्लस आई बी लिख दिया। ये एक्स प्लस आई बी ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें बच्चे एक्स और वाई जो होती हैं ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक्स और वाई क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। लेकिन पहले बात ध्यान से समझना, इसमें जो एक्स वाला पार्ट होता है ना, एक्स वाला जो हिस्सा होता है ये वास्तविक भाग होता है। संख्या तो होती ही होती है, इसके साथ साथ ये वास्तविक भाग होता है। और आई वाई वाला जो पार्ट होता है ये काल्पनिक भाग होता है। इसमें वाई वास्तविक संख्या है लेकिन चूंकि वो एक्स के साथ है इसलिए वो काल्पनिक भाग बन जाती है। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? सिर्फ वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, ये पूछ रहा है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है भाई। हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कहां से होती हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक तो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, पूर्णांक हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये वास्तविक संख्या होगी लेकिन ये वास्तविक संख्या थोड़ी होगी, ये प्राकृतिक संख्या थोड़ी होगी। करेक्ट। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर वास्तविक संख्या मान लो -3 है, 4 है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये पूछ रहा। पहली बात। दूसरी बात कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। पहले इसको देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। कोई भी रियल नंबर है अगर इस संसार में तो पूर्णांक है क्या भाई? रियल नंबर तो ये भी है 1.4, ये भी हमारा एग्जिस्ट करता ही है, ये भी एक रियल नंबर ही है। ये नंबर लाइन में आएगा ही आएगा ना, तो नंबर लाइन में आएगा तो रियल नंबर होगा। और अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि ये पूर्णांक ही हो। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बात भी गलत हो गई। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, पहला और सी नंबर। इसमें हमें चेक करना है। जैसे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो अगर हम आई का स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, इसको आयोटा बोला जाता है और इसका मान -1 होता है आई स्क्वायर का। अब मान लो हमें 4 को, एक संख्या हमने लिखी 4 जो कि वास्तविक संख्या है, क्या इसको हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं? यानी x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? तो मान लो अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हमने एक वास्तविक संख्या मान लो यहाँ पे लिख ली 0 प्लस, अगर हम यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू 4 लिखें या कुछ और लिखें तो ये तो माइनस हो जाएगा ना। और माइनस के साथ अगर कुछ भी लिखोगे तो ये बात बन पाएगी क्या? जो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और पहला ऑप्शन प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, ये पूछ रहा है। अब मान लो हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या हमने ऐसे लिख ली, मान लो लिख लिया 2 + 3y, 2 + 3i ये लिख लिया। अब इस संख्या को हम वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या, एक रियल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? अरे भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तब भी आई आएगा ही आएगा भाई। होल स्क्वायर अगर करोगे तो यहां तो हो जाएगा, यहां हो जाएगा, लेकिन फिर जब 2ab वाली फॉर्म आ गई तो उसमें भी तो आई आ जाएगा। और सिर्फ आई की कोई वैल्यू नहीं होती है, आई स्क्वायर की होती है। अब मेरी बात समझे? तो ये जो कह रहा था ना कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये एग्जांपल है आपके सामने। क्या प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को तुम वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो नहीं कर सकते हो तो ये खत्म हो गया। अब जब 3 ऑप्शन आपने ये देख लिए कि एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए, तो जो बचा होगा वही सही होगा ना। और जो बचा है वो कौन सा है? सी है, ये है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगी उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अगला सवाल, बताएं सर। कह रहा है a + 0 और 0 + a बराबर a, जहां a क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब इस बार
अभी तक तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। जैसे ये शून्य का योगात्मक गुणधर्म है, यानी कि अगर हम दोनों तरफ जीरो ऐड करके काम करते हैं, मान लो हमारे पास कोई संख्या है a, अगर हम इधर भी जीरो ऐड करते हैं और फिर अगर हम जीरो में वही संख्या ऐड करते हैं तो हमारे पास संख्या तो वही आती है ना, तो इसको बोलते हैं शून्य का योगात्मक गुणधर्म। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी की। ये शून्य का क्या हो जाएगा, योगात्मक गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा था निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। मतलब अब यहां पर हमें देखना है कि दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, और दशमलव प्रसार शांत होने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हर होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, वो या तो 2 के मल्टीपल में हो, 2 की पावर में हो, या फिर वो 5 की पावर में हो, ये हो, है ना, 5 की पावर में, या फिर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, यानी कि 2 गुणे 5 के मल्टीपल में हो, ऐसा हो, 2 गुणे 5 के मल्टीपल में हो, ऐसा। तो ऐसा ही हमको ढूंढना है। अगर इसके अलावा कुछ और भी संख्या हर में दिखती है तो वो कभी भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 343 दिख रहा है, ये कभी शांत दशमलव प्रसार हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 7 दिखेगा ही दिखेगा। और ये कब देखना शांत दशमलव प्रसार, जब आप फ्रैक्शन में देखते हो, ये तब देखना जब आप फ्रैक्शन को उसके मिनिमम फॉर्म में ले आए होते हो, फ्रैक्शन सरलतम रूप में हो, यानी भिन्न जब अपने सरलतम रूप में हो तब देखना, सरलतम रूप में हो तभी देखना। ये बात आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब 700 यहां पर अगर देखें तो 7 से काटने पर ये तो 11 बार कटेगा, 7 से काटने पर ये 30 बार कटेगा, लेकिन 30 में 3 भी तो आ रहा है। हमें हर में सिर्फ क्या चाहिए था, या तो 2 की पावर कुछ चाहिए, या तो 5 की पावर कुछ चाहिए, या तो 10 की पावर कुछ चाहिए, यानी 2 गुणे 5 की पावर चाहिए। तो वो केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है 15/600 का, और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला सवाल। चलिए जी, कहता है 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर योगफल 74 रहता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, इसमें जैसे हमारे पास 3 क्रमागत पूर्णांक हैं, सबसे पहले एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मैं ये कह रहा हूं। अब ये जो सवाल जैसे पूछा गया, अब इसको मान लो कि हमारे पास ये क्रमागत पूर्णांक है, मैं इसको लिखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप चाहते हो तो लिख देता हूं। मान लो ये क्रमागत पूर्णांक है, अब इसको मुझे करना है 2 से गुणा, इसको मुझे करना है 3 से गुणा, और इसको मुझे करना है 4 से गुणा। सबसे पहली बात तो एक तो सबसे बड़ा क्रमागत पूर्णांक, और ऊपर से 4 का गुणा होने का मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल अगर यहां चेक करो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मान लो अच्छा थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास 6 होता, ये हमारे पास 8, ये 8 होता, इससे क्रमागत पूर्णांक यहाँ पर 7 होता, और उसके बाद 6 होता। तो क्या ये बात सही होती? अगर हम इसको 2, 3 और 4 से गुणा करते और योग करने पर जो योगफल होता, क्या वो 74 होता? नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया 4 से गुणा करने के बाद आए थे। आपका पूर्णांक ये थोड़ी है, आपका पूर्णांक ये नहीं है। आपका पूर्णांक जानते हैं क्या? 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 से 2, x का मान 0 होगा। x का मान 0 होने का मतलब ये 0 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपके पास 2 होगा। होगा भाई, ये कह रहा था कि हमारे पास सबसे बड़े पूर्णांक को, ध्यान से सुनना, 4 से गुणा किया गया, और 4 से गुणा किया गया पहली बार। अब इसका मतलब ये जो हिस्सा होगा 4 का मल्टीपल, मान लो अगर हम इसको 8 मान लेते हैं कि ये हमारे पास 8 है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम इसे 8 मान लेते हैं तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो x का मान 0 मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए सुनो मेरी बात। अगर x का मान हमने 0 देखा तो 0 होने पर ये 0, ये 1, ये 2, इनको बढ़ते क्रम में लिया गया, इनको 2, 3, 4 से गुणा करने पर योगफल 74 आ सकता है क्या? इसको 2 से गुणा करो 0 ही हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करो 3 होगा, इसको 4 से गुणा करो तो 8 होगा। 74 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो बोले अब क्या करें सर? अब ऐसे अगर मान लो हमारा काम नहीं बना वहां पर तो क्या करना है? तो क्या करना, क्या है इसमें कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। 4x, 3x, 2x, 3 2 5, 5 4 9x, सीधे हो गया 9x।
एक्स की वैल्यू के साथ और क्या आएगा, 3 एकम 3 यहाँ आएगा, 4 दूनी 8 यहाँ आएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, जो कि इधर आके 74 में से माइनस हो गया। 74 में से 11 माइनस होने पर आपके पास बचेगा 63, 63। बहुत ध्यान से सुनना। और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7। एक्स की वैल्यू 7, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और ये भाई साहब 9 होगा, ये 9 होगा। अब पूछा जो गया था ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या भाई साहब यहाँ पर 9 होगी। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था इस सवाल से, क्योंकि अक्सर ये बात दिमाग में आ सकती थी कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ये वाला, इसमें 4 का गुणा किया गया है। अब बड़ा ही पूर्णांक पूछा गया, 4 का गुणा किया गया, तो इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल तुम 9 को तो लगाओगे नहीं। तो जब कभी ऐसा सवाल हो तो ये बात अपने अंदर ध्यान रखनी होगी कि भाई 4 का गुणा करना, अगर 4 का गुणा किया गया है तो हमारे पास कोई तो दशमलव संख्या भी हो सकती है ना, जिसमें 4 का गुणा करें तो कंप्लीट इंटीजर आ जाए। जैसे मान लो हमारे पास होता है 1 सही 1/4, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 5/4। अब अगर इसमें मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो ये कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आएगी, और आएगी कितनी, 5 आएगी। तो आप बोलोगे सर 5 तो 4 का गुणा है नहीं, लेकिन दिख रहा है ना यहाँ पर। इस बात का ख्याल रखते हुए भी सवाल करना, वहां पर ये बातें भूल जाता है बच्चा अक्सर, ये बातें बच्चा अक्सर भूलता है। यही जल्दबाजी और यही गड़बड़ होती है, सिर्फ और सिर्फ इस भी बात को ध्यान रखिएगा। और ये आप तभी सीख पाओगे जब आप रेगुलर इस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे, या जब मेरी क्लास होती है तो उस पर प्रैक्टिस करोगे, सीधी सी बात। क्योंकि हर व्यक्ति ये चीजें सिखा नहीं रहा, ये मैं जान रहा हूं। खैर कोई बात नहीं। कह रहा है किसके द्वारा विभाजित की जाती है, और आज ये क्लास पेंटेर में हो रही है। नहीं, एक्चुअल में क्लास क्या होती है, होती बोर्ड पे ही है, ठीक है। और बोर्ड पे क्लास लेने के लिए मुझे अपने घर से तकरीबन 18-17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर इतना ही वापस आना पड़ता है आप लोगों के लिए, प्लस रेंट वगैरह और होता है, पेट्रोल और होता है, खाना खर्चा और होता है। इतना मैं खुद से करता हूँ जाकर, ताकि मैं क्लास ले सकूं बोर्ड पर। और दोस्त अभी मेरे पास इतना पैसा हुआ नहीं है, आप लोगों ने अभी तक बैच में ज्यादा एनरोलमेंट अभी अपना वो दिखाया नहीं, हो सकता है ये भी बात हो कि मैं वहां तक पहुंचा नहीं होगी आप लोगों तक, तो वो अभी उतना पैसा आया नहीं कि मैं बोर्ड लगवा पाऊं घर पे। खैर जाने दो, अगले तुम सवाल ही देखो। कह रहा है कि ये किसके द्वारा डिवाइड होगी। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना कि किसके द्वारा डिवाइड होगी, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए और उसके ऑप्शन दिए हो, तो याद रखना इन व्यंजक में जो सबसे छोटा नंबर होएगा ना उसको आपको कॉमन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 की पावर 71 कॉमन किया, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा जो कि 3 होता है, फिर 3 की पावर 2 बचेगा जो कि 9 होता है। अब इसमें आपको 3 3 का गुणा करते हुए आगे लिखना है, जो कॉमन लिया है आपने उसमें बस 3 3 का गुणा करते आगे लिखो। 9 3 जा 27 हो जाएगा, फिर 27 × 3 81 और हो जाएगा। हो गए 5 टर्म अंदर, 1 2 3 4 5। अब पहली बात, ये हमारा 3 की पावर 71 एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर देखो क्या आ रहा है, 27 9 36, 36 3 39 और 1 40, 40 प्लस 81 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 121। और मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया का बच्चा बच्चा जो इस चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो ये बात तो जानता है कि सर 121 का मतलब 11 × 11 होता है, यानी ये 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, ठीक है। ऐसी कोई टेंशन की बात तो थी नहीं, ठीक है, नहीं थी ना। अगला सवाल कह रहा 3 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो 5 से विभाजित होने के लिए पहली चीज हमारे पास एक नियम होता है जो डिविजिबिलिटी में होता है, वही संख्या 5 से डिवाइड होंगी जो कि जिसकी इकाई में या तो 0 हो या तो 5 हो। बात सुनना ध्यान से। अब जिसकी इकाई में 0 होगा वो विषम संख्या तो हो नहीं सकती, वो तो सम ही हो जाएगी। यानी जिसकी इकाई में 5 है केवल हमें वही संख्याएं लेनी है 3 से 60 तक। तो हमारे पास 3 से 60 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 12 इधर हो जाएगी, और कितनी मिलेंगी, वही संख्या लेनी है जो 5 से कटे और विषम हो। जैसे 10 वाली नहीं चाहिए, 5 से कटने वाली चाहिए और विषम जिसकी इकाई में 5 हो सिर्फ, तो 1 5, फिर 5 के बाद 15, ये मिलेगी, फिर 15 के बाद 25, विषम हो 5 से कटे, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, और 45 के बाद 55, बस यही मिलेंगे। और ये मिलने का मतलब कितनी संख्याएं बनी, तो बच्चे 6 संख्याएं बनी।
ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ये आप मेंटल कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे, इसको बिल्कुल लिखना नहीं था। बशर्ते अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, तो लिख सकते हो, हालांकि कोई लिखने की भी इतना नहीं लिखा गया कि बहुत ज्यादा लिख दिया गया। अगला सवाल, 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या 7 से डिविजिबल है? अब देखो कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं ये पूछ रहा है, तो अगर हमने ये देखा 7 से डिविजिबल संख्याएं निकालनी है जो कि 300 और 1000 के बीच में हो, तो सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर वो 300 और 1000 के बीच में है तो ना 300 इंक्लूड किया जाएगा और ना ही 1000 इंक्लूड किया जाएगा, इसके बीच में रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो अब जिससे डिवाइड होने वाली बात है उसी से कंप्लीट इसको डिवाइड करो, जितने बार कंप्लीट डिवाइड हो मतलब सिर्फ उसी से रखना, ठीक है, जितने बार भी कंप्लीट डिवाइड हो। अब मान लो 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 7 तीजा 21 बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, बल्कि 7 चौको 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, ये 42 बार डिवाइड हुआ। यहाँ इसको 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार होगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, ये 142 बार डिवाइड होगा। अब कुछ आपको नहीं करना, 142 में से ये जो 42 आया ना इसी का डिफरेंस ले लो बस, 142 में से सिर्फ 42 को माइनस कर दो, तो आप बोलोगे ऐसी 100 संख्याएं पॉसिबल होंगी सर, किसके किसके बीच में, 300 और 1000 के बीच में, जो कि किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है। संख्या ज्ञात करो, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, संख्या के अंकों का योग 9 है तो सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़ो जिसके संख्या के अंकों का योग 9 हो। तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसके संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अगली बात करो, यदि मूल अंकों को उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि होने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है। पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, पहली बात, जैसे अगर हम मूल अंकों को उलट दें तो ये हो जाएगी 72, और भाई 72 में अगर हम 9 बढ़ाएंगे ना तो ये हो जाएगा 81, और मेरे प्यारे दोस्त 27 का 3 गुना 81 ही होता है। वही बोला था मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है, तो ऐसा हुआ तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब महाराज हम आगे के ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, काम ही खत्म, बिल्कुल गेम खत्म, नहीं चेक करना, कहानी खत्म हो गई, 3 गुना हो गई, हमें मिल गया, हमारा काम खत्म। अगला सवाल, 2 से बड़ी और 3 से कम कितनी संख्याएं एक और स्वयं से संख्या से विभाजित हैं? कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी होनी चाहिए, सारी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो 2 से बड़ी और 30 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं अगर आप लिखना चाहते हो कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, 23, फिर 29, ये संख्या है। तो अगर आप ये लिख के करना चाहते हैं कि भाई यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको लिख के बता दूं कि इससे आपका रिवीजन हो जाए, तो अगर देखें तो 3, 3, 6 और 3, 9 संख्याएं बन रही। लेकिन अगर मैं याद करने वाली बात करता तो याद करने के लिए एक फोन नंबर होता है कि 44 22 32, 44 22 32, 44 22 32 32 23 21, ये होता है। सर ये फोन नंबर क्या है? फोन नंबर भाई 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 11 से 20 तक 4, फिर आगे ऐसे ही 2 अभाज्य संख्या। तो अगर हमने पहली चीज देखी कि हमें 3 लाइन ही पकड़नी है जो कि हमारे पास 30 तक होनी चाहिए, तो 3 लाइन पकड़नी है हमको, शुरुआत से 3 लाइन। अब सुनना जरा, अगर मैं शुरुआत से 3 लाइन पकड़ूंगा तो मेरे पास टोटल 10 संख्याएं आ रही जो अभाज्य थी। अब इसमें हमें 2 से बड़ी लेनी थी, तो यहाँ पर 4 की जगह हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या लेनी, 3, 3 + 4 7 और 7 + 2 9 हो जाता। ऐसे ही आंसर, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये फोन नंबर आपको याद होता तो। ये फोन नंबर वो फोन नंबर है जो आपको ये बताता है कि 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से 10 के बीच में कितनी है, 11 से 20 के बीच में कितनी है, 21 से 30 के बीच में कितनी है, 31 से 40 के बीच में कितनी है, ऐसे ही 100 और। ठीक है, 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्याएं चाहिए जो विषम हो, क्रमागत हो और उनका योगफल 60 बने, ऐसी 4 संख्याएं चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सी बातों को ध्यान से सुनना, जो उनका योगफल बन रहा है उसकी इकाई अंक 0 है। अब मान लीजिए हमने सबसे छोटी संख्या को 35 मान लिया, तो अगली संख्या जो होगी वो 37 होगी, अगली संख्या जो होगी 39 होगी, अगली संख्या 41 होगी। क्या इन सभी की इकाई अंकों को जोड़ने पर आपके पास योगफल कभी 0 आ रहा, नहीं आ रहा? तो ये आंसर खत्म। 41 को लेके चलो, 41, अगला नंबर 43 हो जाएगा, अगला नंबर 45 हो जाएगा, अगला नंबर 47 हो जाएगा।
क्या इन सभी की इकाई अंकों को अगर हम जोड़ो ना तो हमारे पास इकाई में जीरो आ रहा है, क्योंकि योग 160 था, उसकी इकाई जीरो, 3 1 4 5 4 9 7 16 नहीं आ रहा, ये भी खत्म। 39 को लेकर चलो तो 39 से अगली संख्या 41 हो जाएगी, फिर 43 हो जाएगी, और फिर उसके बाद अपने पास 43 के बाद 45 हो जाएगी। क्या योगफल हमारे पास जीरो, योगफल का इकाई अंक जीरो मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये भी खत्म। केवल एक ही बचेगा और वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, जो कि 37 है। चाहो तो चेक कर लो। जैसे 37 के बाद अगला नंबर 39 लोगे, 39 के बाद अगला नंबर 41 लोगे, 41 के बाद अगला नंबर 43 लोगे। अब अगर आप इनको जोड़ें और इसका यूनिट डिजिट देखें तो 100% जीरो आएगा। यही आपका आंसर हो गया, कहानी खत्म। अगला सवाल, ये लिखने की जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 50 और 100 दोनों को छोड़ दें। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं छोड़ देता हूं तो इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें अंक 5 है, मौजूद अंक 5 होना चाहिए और अंक 5 से बिल्कुल डिवाइड भी होनी चाहिए। एक अंक 5 होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, और वो 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 50 और 100 इंक्लूड नहीं करना, उसके बाद की संख्याओं को लेना। तो अगर 5 से डिवाइड होगी तो एक चीज तो कंफर्म है कि 0 या 5 इकाई में होना चाहिए, पहली बात। पहली बात। दूसरी बात, एक अंक हमें 5 चाहिए चाहिए और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। अब 5 नंबर लेंगे तो 51, जैसे हम ले बता रहे हैं आपको, 51, 52, 53, है ना, 54, बहुत ध्यान से सुनना, 55, 56, एक बार देख लो फिर काम हो जाएगा, 57, 58, है ना, और मान लो हमने लिखा 59 और फिर हमने लिखा 60 यहां पर। तो अब मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इन सभी में एक अंक तो 5 है, लेकिन क्या सारी की सारी संख्याएं जिसमें एक अंक 5 है, एक डिजिट 5 है, वो क्या 5 से डिवाइड हो रही? नहीं हो रही। इनमें से केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसमें मौजूद अंक 5 है और वो 5 से बिल्कुल डिवाइड है, वो है हमारे पास 55। बाकी तो नहीं है। ऐसे ही 55 के अलावा हम और नंबर जो देखेंगे वो हमारा 65 होगा, फिर 75 होगा, है ना, फिर 85 होगा, फिर 95 होगा। यही होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? सवाल नहीं उठता है ना। अब इसके अलावा जो 5 से डिवाइड होंगे, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, ये 5 से डिवाइड तो होंगी लेकिन इसमें कोई डिजिट 5 नहीं होगी, तो इसलिए इनको हम लेंगे नहीं। तो हमें एक नंबर ये लेना है, 4 नंबर ये लेना है, ऐसे टोटल कितने नंबर बनेंगे? तो बोलोगे ऐसे टोटल 5 नंबर बनेंगे। मेरी बात स्पष्ट हुई, क्लियर हुई, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है बात? अगला नंबर, 19 फैक्टोरियल के स्थानीय मान के अंक क्या है? 19 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान के अंक क्या है? मतलब सैकड़े का स्थानीय मान जो होगा उसका अंक क्या है? अब आप समझो, 19 फैक्टोरियल जो है, 19 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 19 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, लाइक दैट, ऐसे ही चलेगा ये मामला। तो हमें ये तो तरीका पता हो गया है ना कि अगर मैं 19 फैक्टोरियल में ये निकालना चाहूं, 19 फैक्टोरियल में मैं ये निकालना चाहूं कि इसके लास्ट में टोटल कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, यानी ट्रेलिंग जीरोस निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 19 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो 5 नहीं 15, 4 बचेगा। क्या मैं 4 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं डिवाइड कर सकता हूं। तो इसका मतलब अब नहीं, इसके लास्ट में 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, यानी जब मैं 19 इंटू 18 इंटू 14 ऐसे करूंगा 1 तक, तो जब मैं इसका पूरा का पूरा गुणा कर लूंगा, सबका पूरे का पूरा गुणा कर लूंगा, भाई ध्यान से सुनना, सबका गुणा कर लूंगा, तो हमारे पास जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 होंगी। और लास्ट 3 डिजिट 0 होने का मतलब ये जो हमारा 100 प्लेस पर वैल्यू है, यानी सैकड़े के स्थान का जो अंक है वो हमारे पास 0 रहेगा। तो सैकड़े के स्थानीय मान का जो अंक है वो अंक क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, देख लेता हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 1 2 3 से लेकर 30 तक, और फिर यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 30 तक ऐसा दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर प्लस 31। इसका योगफल निकालना है आपको कि योगफल इसका क्या होगा। अब इस सवाल को करना कैसे होता है, समझना कैसे होता है, ये समझो पहले, मेरी बात बहुत ध्यान से देखो। 1 से लेकर अगर मैं 30 तक की बात करता हूँ, यहां से मैं यहां तक बात करता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर है 1 से 30 तक। और अगर मैं इधर से 1 से 30 तक की बात करता हूँ तो ये भी नेचुरल नंबर है 1 2 30। हाँ या ना। और नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। करेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। और ऐसा हमारे पास दो पेयर है सेम सेम, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, n+1। करेक्ट है, आप बोलोगे हाँ। n की वैल्यू यहाँ क्या है 30, इंटू क्या होगा 31, और प्लस में हमारे पास 31 और था जो कि सिंगल शॉट था 31, है ना। तो ये बन गया, अगर मैं 31 यहां से कॉमन कर लूंगा तो अपने पास यहाँ पर 30 बचेगा और ये +1 बचेगा। याद कर लेना, अभी मैं याद करा दूंगा। तो ये हो जाएगा 31 इंटू 31। अब 31 इंटू 31 होता है 961। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई सवाल आपके पास होता है तो उसमें जो बीच का नंबर होता है ना, केवल इसी का स्क्वायर करना होता। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन डैश 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 प्लस 10 होता, प्लस यहाँ 11 लिखा होता, प्लस फिर क्या हो जाता, प्लस फिर हो जाता आपके पास 10 + 9 + 8 प्लस सो ऑन डैश 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 +1 तक, ऐसे होता सेम क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ जो दोनों के बीच में सबसे बड़ा नंबर है ना, ऐसे क्वेश्चन में उसी का स्क्वायर जब आप कर दोगे ना तो वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा करते क्यों है ये मैंने आपको करके भी बता दिया कि भाई ऐसा इसलिए किया जाता है, ये उसके पीछे का रीजन होता है। क्लियर। यहाँ पर 6 और 5 के जातीय मान, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का सम चाहिए। तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो लिखा होता है। तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, दोनों का योग चाहिए तो वो 11 ही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी संख्या जब स्वयं में 14 बार जोड़ी जाती है तो परिणाम स्वरूप 135 देती है। बहुत ध्यान से सुनना, स्वयं में 14 बार जोड़ने का मतलब कोई भी संख्या, मान लो x है, अभी स्वयं में 14 बार जोड़ी गई तो खुद का 15 गुना हो गई, और 15 गुना होने के बाद अगर उसका मान 135 है तो 135 को 15 से डिवाइड कर दोगे, वो संख्या 9 हो जाएगी। अब इसी संख्या अगर मान लो आपके पास ये 9 है, इसी संख्या में अगर हम 9 को 14 बार और जोड़ देते हैं तो 14 9 126 + 9 135 ही तो होगा। वही ये बात कह रहा था, यानी कि वो संख्या क्या बनेगी, 9 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब 1300 4660 6900 n से विभाज्य है, मतलब इन संख्याओं को n से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल वही रहता है, सेम रहता है, शेषफल रिमाइंडर सेम रहता है। n के अंकों का योग क्या होगा, यानी वो संख्या जो n है जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए। मेरी बात बहुत। तो अब जब ये सवाल अपने पास आया था तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप करो तो आपको ये सोचना पड़ जाएगा ना कि इसमें क्या करना है। और सोचने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमसे ये बोला जाता है कि शेषफल सेम रहता है, यानी रिमाइंडर के सेम होने की कंडीशन की बात की जाती है, तो हमें करना कुछ और नहीं होता है। जो अपने पास नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में सभी का डिफरेंस आपस में लेना होता है। क्या लेना होता है, सभी का डिफरेंस। जैसे 1300 का 4660 के साथ अंतर लेंगे और फिर 6900 के साथ अंतर लेंगे। तो अब 4660 में से अगर हमने 1300 को माइनस कर दिया, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो 4660 में से 1300 को माइनस करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, 2360 आ जाएगा, 2360 3360 आएगा, 3360, है ना। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 3360। करेक्ट। अच्छा चलो जी, उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि 6900 में से मैंने 4660 को घटाया तो अपने पास आ जाएगा 2240, और इसी 6900 में से अगर मैंने 1300 को घटा दिया अपने पास आ जाएगा 5600। अब ये जो संख्याएं अपने पास आई हैं, अब चूंकि इसमें से हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी थी तो इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं का हमें और कुछ नहीं, सिर्फ एचसीएफ ही लेना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, साफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या जो होगी 2240, अगर इसकी बात करें तो 1120 से कट रही है, ये संख्या भी 1120 से कट रही है। और भाई साहब अगर इस संख्या को देखें तो 11 पचे 55, 2 पंचे, ये भी संख्या हमारी 1120 से कट रही। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, हमारा संख्या हो गया 1120।
यानी ये जो 1120 आया है ना, यही n का मान है, और इसके अंकों का अगर योगफल पूछ रहा था तो 1120 के अंकों का योगफल कितना होगा, 4 होगा। तो ये आपको यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो मैंने एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें बच्चा सीधे सीधे कह रहा है कि सर आ तो रहे हैं पीवाईक्यूज, हो सकता है डेटा के साथ आ जाए, लेकिन इसका जो पेपर आ रहा है ना मैथ का, वो कैलकुलेटिव पेपर है, यानी आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको मान के चलिएगा कि काम हो जाएगा। अब जैसे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, उसने खुद बोला है, आप देखो उसमें क्या नाम है, शॉर्ट में तो उसने 30 में से 28 क्वेश्चन किए, वो भी एकदम सही सही, 30 में से 28 क्वेश्चन करके आया एकदम सही, क्योंकि उसको आज से नहीं जुड़ा है, वो बहुत दिन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि वो 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 1 महीने से जुड़ा हो और 30 में से 28 कराया है, संभव नहीं होगा। काफी दिन से जुड़ा हुआ, कम से कम 1 साल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली संख्या में 30 जोड़ने पर वो दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाती है, तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का 1/4 जो होगा वो दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो भी पहली संख्या रही होगी उसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो वो हमारा आंसर मिलना चाहिए, नहीं 4 से कटनी चाहिए। और कोई भी ऑप्शन अपने पास ना दशमलव में है ना, या यहाँ पे सवाल में कोई इंटीजर वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू के अलावा कुछ दशमलव में दिया हुआ, इसका मतलब सब कुछ दशमलव के बगैर आ रहा होगा ना। अब समझो, अगर सब कुछ दशमलव के बगैर आ रहा होगा तो ये जो x होगा ना, जो पहली संख्या होगी 4 से कटने वाली होगी। मान लो अगर हम इसको 12 कर लेते हैं कि ये हमारे पास 12 है, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 होगा 3। ये दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/8 के ये बराबर है। 3 से 3 कट जाएगा, तो हमें ये समझ में आया कि मानिए हमारी अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 8 होगी। करेक्ट, हाँ सर होगी। अब अगर पहली संख्या में हम 30 जोड़ दें, तो पहली संख्या में 30 जोड़ देंगे अगर यहां पर, तो ये हो जाएगी हमारे पास 42। तो दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाती है। दूसरी संख्या यानी इसका 6 गुना क्या 42 होता है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, इसका 6 गुना 42 नहीं होता है, 48 होता है। मतलब 12 वाला ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। दिमाग चल रहा है? क्या बोला मैंने, चला? अब मान लो कि अगर हमारे पास 4 से कटने वाला एक और ऑप्शन है 20, अगर हम इसको 20 मान लेते तो जो संख्या हमारे पास 3 आई थी, 3 ना आती, 5 आती। तब दूसरी संख्या क्या होती कि दूसरी संख्या का 3/8 जो है इसके बराबर है। बात समझना, तब दूसरी संख्या हमारे पास इस उसमें होती परिप्रेक्ष्य में। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो मैं ये कह रहा हूं आपसे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये बात समझ ना आ रही हो कि सर ये आप तो केवल अंक लिख देते हैं और मुंह से बोलते रहते हैं, ये तो बात हमें समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, अगर नहीं आई, सॉरी, अगर नहीं आई तो हम है ना बताने के लिए। एक मिनट रुकना, अरे कहाँ चला गया दादा, नहीं आई तो हम है ना बताने के लिए। देखो मानो अगर आपकी आदत ऐसी है कि पहली संख्या का 1/4, पहली संख्या हमने x ले ली, इसका 1/4, दूसरी संख्या y इसके 3/8 के बराबर है। अगर ऐसा बोला गया, बहुत ध्यान से सुनना बात को पहले, अगर आप इस तरीके से करने वाले बालक हो तो करो, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मत करो, करो। लो देखो हम ऐसे भी बताएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 3y। तो मैं ये देख पाऊंगा कि x अपॉन वाई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी x जो है वो 3 से कटने वाला नंबर बन सकता है। x क्या हो जाएगा, 3 से कटने वाला नंबर बनेगा। क्योंकि पहली संख्या पूछा था ना, तो पहली संख्या का रेशियो हमारे पास अगर 3 का मिला तो 3 से कटने वाला नंबर बनेगा। अब 3 से कटने वाला एक नंबर, मान लो अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं चेक किया होता, हम बिल्कुल नौसिखिए होते इस क्वेश्चन में। अब 3 से कटने वाला नंबर बनना चाहिए, तो हम 3 से कटने वाले नंबर के लिए इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, यही तो बात होगी। चलो सपोज करो कि हमने 3 से कटने वाला हमने देख लिया कि 12 होना चाहिए, तो 3 चौको 12, तो 2 चौको 8। बहुत ध्यान से सुनना भाई, है ना। पहली संख्या में अगर हम 30 जोड़े तो इसमें अगर हम 30 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 42 आएगा। क्या 42 दूसरी संख्या का 6 गुना होता है? नहीं होता है। तो मतलब ये तो गया काम से। सिंपल बात समझ में आई। चलो अच्छा, अगर मान लो कि हमने
इसको ये भी चेक ही कर लेते कि अगर हमने 3 को 15 देखा होता तो 5 गुना होता, आप बोलोगे हाँ, तो ये 5 गुना होकर 10 हो जाता। अब अगर पहली संख्या में हम 30 जोड़ते मेरे प्यारे भाई, तो ये हमारे पास कितना हो जाता, 30 जोड़ते तो ये हमारे पास 45 हो जाता। नहीं हो जाता। वो दूसरी संख्या का 6 गुना, क्या इसमें 6 का गुणा करने पर हमारे पास 45 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, ये तो 60 हो जा रहा है। अब सर 60 हो जा रहा है तो फिर कैसे काम बनेगा? कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि बात समझनी जरूरी है। जल्दबाजी में 3 से कटने वाला नंबर ही आंसर ले लेना, ये सब नहीं करना होगा, ठीक है ना। अब समझना पहले बात को बहुत ध्यान से, इसीलिए बात बहुत जरूरी थी, पूरा यहां तक लेकर आया हूं। आओ जरा देखो भैया, हमारे पास यहां तक की बात क्लियर हो गई थी कि 2x का मान 3y के बराबर आया था, यानी पहली संख्या का अगर हम 2 गुना करेंगे तो वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। अगर पहली संख्या में 30 जोड़ दे तो दूसरी संख्या का 6 गुने के बराबर होती है। अच्छा सुनो जरा, पहली संख्या में अगर मैं 30 जोड़ता हूं, मान लो पहली संख्या x थी, अगर इसमें मैंने 30 जोड़ा तो ये दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है, यानी y के 6 गुने के बराबर होता है। यही तो कह रहा है। तो अब यहां पे इसको मैं ऐसे ही लिख ही सकता हूं कि x माइनस 6y बराबर माइनस 30 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। अगर इसी में मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 का गुणा कर दोगे सर तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ये 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 12y हो जाएगा, और सर यहाँ पर माइनस का 60 हो जाएगा, यही होगा। और 2x का मान किसके बराबर था? 3y, तो 3y यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा माइनस का 12y, और इधर रहेगा माइनस का 60। गौर से देखियो जरा, माइनस का 60, 3y इधर ये है प्लस का, और 12y माइनस का, तो यहां से क्या मिलेगा? माइनस का 9y। माइनस का 9y बराबर आ रहा माइनस के 60 के, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, 3 से अगर हम दोनों को काटेंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 20/3। ये y का मान आ गया 20/3। अब भाई अगर मेरे पास y का मान 20/3 आया तो मुझे x का मान चाहिए था, क्योंकि पहली संख्या चाहिए थी। तो y का मान अगर 20/3 आया तो यहां पर चाहो तो रख लो y का मान 20/3, तो हमें क्या मिलेगा? x + 30 तो ऐसे ही रहेगा। y का मान 20/3 रख लेते हैं, तो 20/3 और गुणे में अपने पास 6 था ही, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40 में से अगर 30 घटाएंगे आगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो ये x का मान 10 आ रहा है। मतलब इतनी कैलकुलेशन के बाद अगर आप x का मान 10 लाते हो, मतलब वो ये उन बच्चों के लिए है जो बगैर x y के सवाल को सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये केवल उनके लिए है, और किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने केवल उनके लिए बात करी है। बाकी लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूं करके, समझ लेना पा रहे। ये उनके लिए जो बिना एक्स वाई के सवाल ही नहीं सोच पा रहे हैं, उनको ये चाहिए ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि छोड़िए आप ये सब, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें तभी उत्तर आए आपका। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मान लो यहां से हम इस सवाल को ले लेते हैं नीचे की तरफ, ताकि मैं आपको ये बात क्लियर कर पाऊं, समझा पाऊं। पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, तो यहां से हमें ये तो मिल जाएगा ना तुरंत, इतना तो हिस्सा हमें तुरंत देख के ही मिल जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो रेशियो मिलेगा वो 3 और 2 का मिलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है, ये तो देख सकते हो। हाँ सर देख सकते हैं, यानी पहली संख्या का जो हम 2 गुना करें, देखो इससे एक चीज पता चल रही कि पहली संख्या का जो हम 2 गुना करेंगे वो दूसरी संख्या के 3 गुना करके बराबर पे आएगा, तभी आ पाएगा, है ना। यही तो होगा, दूसरी संख्या का 3 गुना करके बराबर पे आ पाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे ये पता चल गया था तो फिर मैं यहीं से ऑप्शन पे आता। मान लीजिए मैं पहली संख्या को ले लेता अपने पास इतना 10, ठीक। मान लीजिए पहली संख्या को मैंने 10 लिया, और अगर मैं 10 का 2 गुना करूंगा तो मैं दूसरी संख्या के यानी कि 3y के 3 गुने के बराबर आऊंगा। तो यहां से हमें ये तो पता चलेगा ना कि दूसरी संख्या हमारे पास 20/3 होगी। अब सुनना, पहली संख्या में 30 जोड़ो, पहली संख्या तुमने 10 मानी है, उसमें 30 जोड़ोगे तो 40 होगा। ये दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होती है। अब दूसरी संख्या अपने पास आई थी 20/3, अगर इसका 6 गुना करें और ये 40 के बराबर हो जाए तो क्या काम बनेगा? तो बोलोगे सर ये तो 40 के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहां पे भी 40 मिल गया था और इधर हमारे पास 20 दूनी 40 मिल गया था।
तो इसका मतलब ये 100% तय हो गया कि हमारा आंसर ये होगा ही होगा, ऑप्शन पहला। अगर ऑप्शन पहले ही आंसर मिल गया तो ना हमें दूसरे को चेक करना था, ना हमको तीसरे को चेक करना था, ना हमको चौथे को चेक करना था। भाई चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा, और ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से मिल सकती थी, इसको आगे करने की जरूरत नहीं थी। तो जो बच्चे ये आगे करके अपना पूरा समय वहां पर वेस्ट और इतने स्टेप कर रहे हैं, उनके लिए सजेशन था, बाकी आपकी इच्छा। अगला सवाल है, एक धनात्मक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो वह संख्या के व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर होता है। कोई एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, उसमें अगर हम 3 कम कर देते हैं, 3 लेस कर देते हैं, कम करते हैं, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, तो संख्या के व्युत्क्रम का 28 गुना मिलता है। संख्या के व्युत्क्रम का यानी संख्या के उल्टे का 28 गुना मिलता है। बाप रे बाप। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब इस सवाल को याद आप चाहो तो एक्स से करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्स से करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या, मान लो एक्स है, इसमें अगर हम 3 की कमी करते हैं, देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक कोई नंबर है एक्स, इस संख्या में जब हम 3 लेस करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो संख्या के व्युत्क्रम यानी 1/x का 28 गुना मिलता है। अब या तो आप इसको देख लो, इसको करो सॉल्व, और या आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि अरे भाई हम इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों ना करें सर जी। हाँ यही तो, मान लो हमने संख्या ले ली थी 5, अब 5 में हम 3 की कमी करते तो अपने पास क्या मिलता, 2 मिलता। हाँ सर 2 मिलता। मैं ये कह रहा हूं कि संख्या 5 का व्युत्क्रम जो होगा वो 1/5 होगा, और इसका 28 गुना जब आप करोगे तो क्या ये 2 के बराबर आ सकता है? नहीं, खत्म हो गई बात। 6 में से 3 की कमी करेंगे, बचेगा 3। 6 का व्युत्क्रम 1/6, इसका 28 गुना करें तो 28 गुना करने पर कभी ये 3 के बराबर होगा? नॉट इज इक्वल टू होगा। ये भी नॉट इज इक्वल टू था, तो ये भी गया काम से। 8 में 3 की कमी करी 5, 8 का रिवर्स किया यानी 1/8, इसका अगर हम 28 गुना करें तो 28/8 कभी 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी गया। अब बताओ आप खुद ही, 4 में से 3 ऑप्शन गलत साबित हो गए, तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है कि नहीं है? और इसके अलावा और कोई आंसर हो भी नहीं सकता था। आप समझे? अगला सवाल, दादा हर एक चीज पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और निश्चित समय में, अपने दिए हुए समय में हर एक चीज करना चाहते हैं, तो आपको हर एक पहलू, हर एक क्वेश्चन के पहलू पर अपना फोकस करना होगा इतने अच्छे से कि क्या बताया जाए। अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको कोई एग्जाम करने से रोक नहीं पाएगा। आप चाहे वो आप रेलवे का एग्जाम दो भाई, और चाहे एसएससी का एग्जाम दो या किसी और का एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला सवाल कहता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 63,535 में से घटाया जाना चाहिए। सुनो, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए छोटी से छोटी जिसको अगर हम 63,535 में से घटा दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यही तो ना? अब जो यहां पर आएगी वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, यही तो। और ये जो हमारा x नंबर है ना, ये जो हमारी x संख्या है, ये छोटी से छोटी होनी चाहिए। करेक्ट? यही बात है ना? यही बात है ना? आपको नियम पता होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा उसकी लास्ट में 2 जीरो होंगे, या 4 जीरो होंगे, या 6 जीरो होंगे, है ना? ऐसा नंबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो भी परफेक्ट नंबर आना चाहिए, जो भी परफेक्ट नंबर आएगा, बहुत ध्यान से सुनो, उसका डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए। हमेशा 1, 4, 7 होना होगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होता है तो उसका डीएस हमेशा 1, 4, 7 या 9 में से ही होता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। उसका यूनिट डिजिट कभी भी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ना कभी 2 होगा, ना कभी 3 होगा, ना कभी 7 होगा, और ना कभी 8 होगा। ये हो नहीं सकता। तो ऐसा नंबर हमको चाहिए। अब देखो यहां पर जैसे 25 है, 25 अगर हम 25 इसमें माइनस करते हैं, ये तो 0 दे देगा, लेकिन ये 1 देगा। कभी एक 0 नहीं आता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, कभी भी एक 0 नहीं आएगा, तो ये गया काम से। अब मान लो 25 से काम नहीं बना, हम 31 लेके चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा हम 31 को यहां पे माइनस कर लेते हैं।
31 माइनस करोगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। अगर ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लो बनता है, तो इसका डीएस हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, या 9 होगा, यही होगा। अब अगर हम इसका डीएस देख रहे हैं ना, तो इसका डीएस 9 हो रहा है, उस हिसाब से भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आ रहा है। समझते चलना भाई, अभी अभी इसका काम बन रहा है, ये हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, इसका यूनिट डिजिट ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, उस हिसाब से भी ये काम हो रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आखिरी 2 अंक जो है ना, वो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होगा कि आखिरी के 2 अंक जो होंगे ना, वो भी काम करने वाले ही होंगे, उनका भी यूज होगा। कैसे? अभी हमने 31 घटाया, बहुत ध्यान से समझना, या तो आपको स्क्वायर याद हो अच्छे खासे। अब जैसे 64,000 के आसपास पहुंच रहा है, तो हमें 80 के ऊपर के स्क्वायर याद होने चाहिए, निकालने का शॉर्ट मेथड आना चाहिए, तब तो काम बन जाता है। नहीं आ रहा है तो का तरीका बता रहा हूं, आ रहा होगा तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, अभी अभी बताऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। मान लो कि इसमें मैंने 30 घटाया होता, यहां पर इसकी जगह पे मान लो 30 घटाया होता, तो हमारे पास नंबर क्या होता? हमारे पास नंबर होता 5, यहां पर होता 0, यहां पर होता 5, यहां पर होता 3, यहां पर होता 6। और अगर 41 घटाया होता तो हमारे पास नंबर क्या होता? यहां पर होता 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे, यहां पर हो जाता 9, यहां पर होता 4, यहां पर होता 3 और यहां पर होता 6। ये नंबर होता है ना। पहला वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया कि वो तो संभव नहीं था। अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सबसे छोटी संख्या को घटाकर देखना है। तो हमने ये देखा कि भाई अगर हमें सबसे छोटी संख्या घटानी थी तो बचे हुए 3 ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या तो 30 थी, तो पहले हम इसको चेक करें, क्या भैया इससे अपना, अरे कहां गया कर सकते, क्या भैया इससे अपना काम बन रहा है? क्या ये नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? ये चेक कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है और उसकी इकाई में 5 है, तो 100% इकाई से पहले वाली जो संख्या होगी, दाही का अंक है, उसमें 2 होना चाहिए। 0 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। तो ये भी गया, ये भी गया, तो इसका भी काम खत्म। नियम तो पढ़े होंगे ना, नियम तो जानते होगे ना, समझते हो ना। अब बचा 31 और 41, यानी इसको हमको चेक कर सकते हो या इसको चेक कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं भैया, जब ये बात हम जानते हैं कि 80 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8 अट्ठे 64, ये 800 का स्क्वायर अगर मान लो हम करते हैं, 800 का स्क्वायर हो जाएगा 6,40,000, 6,40,000 होता है 800 का स्क्वायर, करेक्ट। और ये लिखा है 63,504, तो हमें एक ऐसी संख्या के स्क्वायर के करीब पहुंचना है जो 63,000 के आसपास हो, 6,40,000 के आसपास नहीं। ये सोचना भी वहां एक काम होता है। मतलब ये मैं आपको वो हर छोटी बारीकी बता रहा हूं। अब मैं चाहूं तो इस सवाल डायरेक्ट आपको बता के निकल जाऊं, लेकिन फिर कल ही अगर शिफ्ट में या परसों शिफ्ट में आपके पास ये क्वेश्चन धरा रह गया और उसमें डेटा चेंज कर दिया, सिर्फ डेटा ही चेंज करेगा, पूरा को पूरा वैसा सवाल तो नहीं छाप देगा, डेटा चेंज कर दिया तो आप वहां पे फंस के रह जाओगे। इसलिए थोड़ा समय दो मुझे और अपने आप को, फिर देखो इंप्रूवमेंट क्या है। जो मैं समझाता हूं उसको समझो तो सही। सोचो कोई ऐसी संख्या जो कि हमारा एक स्क्वायर बनता हो, किसी कोई भी एक नंबर अगर आपके जहन में आ रहा हो वो स्क्वायर बनता हो और वो इसके आसपास हो। जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000 होगा, 300 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 90,000 होगा। तो 300 के स्क्वायर, 30 के स्क्वायर तक क्यों जाना? 200 का स्क्वायर किया 40,000, 40,000 से थोड़ा सा बड़ा जा रहा है इकाई में। अब देखो मेरी बात से ध्यान से समझना, जैसे 200 का स्क्वायर हमने देखा 40,000, तो अगर हम यहां पे देखें कि 202 का स्क्वायर या 208 का स्क्वायर किसके पास रहेगा, ये समझना है ना। जैसे 200 जो है वो 2 ज्यादा है तो 2 ही और ज्यादा कर दो, तो इसमें 204 तो सीधे हो गया, 204 तो सीधे हो गया। अब चूंकि ये 100 के बेस से 2 गुना है तो इसका 2 गुना करोगे तो 204 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 408 हो जाएगा। और चूंकि 2 ज्यादा था तो 04, यानी 202 का जो स्क्वायर होगा 40,804 होगा। स्क्वायर का भी तरीका मैंने आपको बता रखा है, ऐसा मत भूलना। और यहां पर हमारे पास 63,000 है। सोचो जरा किसका स्क्वायर बनेगा और क्या नंबर घटाना पड़ेगा। अब तो आपको एक आइडिया लगने लगा होगा ना कि कौन सा नंबर इन दोनों में बनेगा। इतना करने के बाद अगर इन दोनों ऑप्शन में से आप नंबर नहीं बता पाए दादा,
तो फिर जहर ले लेना और मैं मेरा एड्रेस दे रहा हूं, वो मुझे भिजवा देना। ठीक है, तुम लोग मत खाना। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा इस जरा से सवाल में? अगर कुछ पल्ले है तो बताओ, पड़ा? पड़ा कि बढ़े आगे? पड़ा? और अगर इसके बावजूद तुम इन दोनों में से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, हालांकि चलो मान लो, अभी हम ये बात हटा देते हैं, मान लो इसमें से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, तो वर्गमूल निकालने के जो तरीके तुम्हें कक्षा 7-8 में सिखाए गए थे वो तो याद होंगे ना? वर्गमूल निकालने के तरीके जो कक्षा 7-8 में सिखाए गए थे, अगर वो सब नहीं, अगर ये सब नहीं नियम याद कर रहे हो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हालांकि इतने तुम पिछड़े भी नहीं हो, इतना मतलब तुम्हें ऐसा हो ये मैं मान नहीं सकता हूं। चलो वर्गमूल निकालने के दो दो के पेयर ले लेते हैं, एक एक और यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 दूनी 4, क्या शेषफल बचेगा 2। अब पूरा का पूरा पेयर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 35। उसके बाद इसका 2 गुना करके लिखते हैं, 4 हो गया। अब सोचो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें जिसका गुणा करें और 235 से ज्यादा ना जाए। सोचो, ऐसी संख्या सोचो कि जो दोनों जगह सेम लिखी जाए और ज्यादा ना हो। 45 पंचे 225 होता है, तो यहाँ पे 45 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो 45 पंचे हो गया 225। 225 से यहाँ बचेगा 10। अब यहाँ जो नंबर है उसकी इकाई का अंक जो है ना, उसी को जोड़कर उसी का डबल करके लिखते हैं, तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 50। भैया आप मेरी बात समझना। अब ये वाला पेयर उतार लो 35 का। सोचो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें कि 1035 से ज्यादा ना हो, ऐसा कुछ सोचो। 3 तो लिख नहीं सकते हो, तो सिंपल सी बात है 2 लिखोगे यहाँ पे भी, 2 लिखोगे यहाँ पे भी। 502 का 2 गुना क्या होगा, 1004 होगा। अब मुझे बता दो 1035 में से 1004 घटाओगे तो 31 ही तो शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल है ना वही घटाना पड़ता है, वही सबसे छोटी संख्या होती है जो शेषफल बचता है, यानी 31 घटाना पड़ेगा। अरे दादा, ये भी बतवा लोगे? ये भी तरीका तुम्हें जानना था आज तक? चलो खैर, जान दो। और क्या कह सकते हैं भाई, जब इतना भी कराओगे तो क्या ही कहा जाएगा। चलो अच्छा, 99.75 और 0.0555 के उत्पाद पर, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी गुणनफल की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की बात की गई थी। राइट हैंड पर कितने अंक पर डेसिमल होगा? ये बड़ा गजब सवाल है। गजब इसलिए सवाल है क्योंकि इस सवाल में भी अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को ये देखते हैं कि मैं बड़ा सूरमा हूं, और सूरमा होने के बावजूद उनका ये सवाल धड़ हो जाता है पेपर में। चलो तुम बताओ कितने अंक पर दशमलव होगा? ये लिखा है 99.75, 99.75, और इसका गुणा करना है हमको 0.0554 में। अब जब इसका गुणा करना है तो गुणा करने के बाद हमारे पास दाहिने स्थान पर कितने अंक पर दशमलव आएगा, ये सवाल है। एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, ये 1 नंबर तुमको दे के जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलो बताओ कितने नंबर, 8 अंक पे आएगा दशमलव, 6 पर आएगा, 7 पर आएगा, 5 पर आएगा, कितने पर आएगा? अमूमन क्या होता है, बच्चा ये काउंट करता है, मैं बता रहा हूँ। अमूमन क्या होगा, बच्चा ये काउंट करेगा कि अबे 2 अंक पर यहाँ पे दशमलव है, और 3 2 5 अंक पर यहाँ पे दशमलव, 5 2 7 अंक पर दशमलव आएगा, लगाएगा आंसर 7 ऑप्शन सी, और बोलेगा ये हो गया सवाल। अच्छा, मैं तो अगर सिंपल से, अच्छा चलो इसको पूछो, मैं अगर बोलूं कि 0.5 और गुणे 2 लिखा है तो कितने अंक पर दशमलव आएगा? अगर तो आप बच्चे को ज्यादातर क्या बोलना होगा, कह देगा 1 अंक पे आएगा, बल्कि जबकि यहाँ पे एक भी अंक पे दशमलव नहीं, क्योंकि तो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू बन गए ना, 5 दूनी 10, और यहाँ पर अगर दशमलव है तो वो 0 के साथ खत्म हो गई, तो ये तो अब सीधे 1 लिखा है ना, और 1 का मतलब एक भी अंक पर दशमलव नहीं है। वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर होता है, वैसा ही कुछ सीन होगा। मैं आपको हमेशा से एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखना, कभी भी अगर 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर से होता है, किसी भी सम संख्या से होता है, याद रखिएगा,
5 का गुणा किसी भी सम संख्या से हो, और अगर ये दोनों इकाई में हो तो सबसे बड़ी बात है। तो इकाई की तरफ यूनिट डिजिट में 0 तो आना तय है। एक, अगर 5 का गुणा मान लो यहां एक सम संख्या मान लीजिए 2 है, तो एक 0 तो आना तय है, और एक 0 आने का मतलब एक अंक का दशमलव खत्म हो जाना। जैसे ये 5 था, इसका गुणा 2 में किया तो हमारे पास एक 0 आया, और एक अंक का दशमलव उस एक 0 को समाप्त करेगा। तो यहां पर दादा देखो 5 है, और यहां पर इकाई का अंक 4 है, तो 5 चौको 20, ये 0 तो आएगा लेकिन एक दशमलव एक 0 को खत्म कर देगा। तो जो हमारे पास दशमलव मिल रहा था 7 अंक पर, 7 अंक पे एक दशमलव खत्म हो गया, तो यानी अब दशमलव कितने अंक पर आएगा मेरे प्यारे भाई? तो अब दशमलव आएगा 6 अंक पर। यह बात ध्यान रखनी होती है। ऐसा नहीं कि तुम वहां पे इसको गुणा करने लगो, गुणा करने के बाद फिर आंसर निकाल लो। अरे दादा, अगर ऐसा करोगे तो सोचो इस गुणे करने में ही आपको कम से कम 1 मिनट तो लगेगा, नहीं लगेगा? खुद बताओ, लगेगा ना? तो ये नहीं करना है। क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, क्या नहीं करना वो भी मैं बताते ही चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बताता चल रहा हूं। अगला सवाल लीजिए। कह रहा है सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग को 307 से पूरी तरह डिवाइड किया जाए। सुनो, 307 से पूरी तरह से डिवाइड किया जाए, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए। सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी ना, वो होगी 9999। ये सवाल ये कह रहा है 999 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर पूरा का पूरा 370 से 370 नहीं 307 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए दादा? 307 से डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा एग्जैक्टली 360 से डिवाइड। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 307 से डिवाइड हो रही है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर कोई संख्या 307 से डिवाइड हो रही है तो 307 का अगर मैं 3 गुना करता हूं, 3 गुना, तो हमारे पास क्या होगा? 921 होगा, 921 होगा, होगा। तो जो संख्या 307 से डिवाइड हो रही है वो 921 से भी डिवाइड होगी अगर 3 गुना किया, 100% तय है। और अगर मैं 4 गुना कर देता हूं इसका, तो 3 चौको 1200 और 7 चौको 28, यानी 1228 से भी वो संख्या डिवाइड होगी। किससे भी डिवाइड होगी? 1228 से भी, है ना? 1228 से भी डिवाइड होगी। अब सोचो 1228 में आप कितने का गुणा करो कि आप लगभग लगभग इसके पास पहुंच जाओ, तो 12 अट्ठे 96 होता है, और 28 गुणे 8 जब हम करेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ लेके चलेंगे। तो 8 अगर हमने गुणा किया तो 8 अट्ठू 64, बहुत ध्यान से सुनना, 8 अट्ठू 64 हो जाएगा। और जोड़ना है, पूरी संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए? जोड़ना है तो संख्या 5 अंकों की बनेगी। सुनो तो ध्यान से, जैसे 8 का गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगेगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल लगेगा 1, 8 एकम 8 1 9, यानी कि 9724 तक हम पहुंच गए 8 का गुणा करके। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन दादा अगर हमने इसमें 9 का गुणा किया होता तो हम 9999 के ऊपर पहुंचे होते, क्योंकि हमें जो संख्या जोड़ के बनाना था ना। इसमें 9999 में अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, नहीं 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो जोड़ने पर संख्या बड़ी हो गई ना। तो अगर 9 का गुणा करते हैं तो मेरे प्यारे भाई देखो, 9 का गुणा करने पर क्या आएगा? 9 अट्ठे 72 के 2 7, 9 दूनी 18, 7 25 के 5 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 के 0 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, ये हो गई संख्या 11,052। अब मुझे आप ये बताओ, 11,052 ही हुई ना? 12 9 में 108, 10,000, हाँ ये इतनी हो गई, मान लो ये इतना हुआ। 307 से कटनी चाहिए थी। हमने ये किया था कि 307 का 4 गुना किया, बहुत ध्यान से सुनना, 307 का 4 गुना किया तो 1228 आया। 1228 में हमने इतने का गुणा किया। अब अगर 9 का गुणा कर लेंगे तो संख्या तो ऊपर निकल गई, तो 9 का गुणा नहीं करना था, हमें 8 ही तक रहना। तब मुझे ये बता दो कि 9,999 और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो 9,008 का गुणा करके यहां पर हमारे पास आया था 9,724। इसमें अगर एक बार 307 और जोड़ देते हैं तो 7 4 11 के 1 हासिल लगता है 2 और 1 3, 7 3 10 के 0 हासिल लग जाता 1 1, यानी कि इतना हो जाता।
10,031 होता। 10,031 307 से पूरी तरह से डिवाइड होता। अब सुनो सुनो, बड़ी मजेदार कहानी यहाँ पर दिख रही है, बड़ी मजेदार कहानी। तो सबसे पहली बात ये होती कि सर अगर हम इसमें संख्या 32 जोड़ देते तो ये 10,031 बन जाता, और 10,031 जो है वो 307 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता 32 जोड़ने पर। सो 32 32 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अगर 32 नहीं दिख रहा है तो कुछ तो ऐसा दिखना चाहिए ना कि जो इससे काम बनाए। सोचो सोचो। नहीं दिख रहा है 32, छोड़ दो, 32 नहीं दिख रहा है, जाने दो, लेकिन कुछ तो ऐसा दिखना चाहिए ना जो इससे काम बनाए। बताओ। बोलो। नहीं दिख रहा। दिखना तो चाहिए। 32 आ रहा है, यानी आखिरी दो अंक 32 आ रहा है, संख्या 132 बनेगी। अब इस बात को पूरा समझना। ये तो हो गया तुम्हारा इतना बड़ा सीन कि तुम इतना बड़ा सीन लेके चल रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन मोटा मोटा सीन जानते हो क्या होता है ऐसे सवालों को करने का? ये अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था कि अंडरस्टैंडिंग अगर बेहतर है तो आप कैसे करोगे। बाकी रटा रटाया तरीका क्या है वो देख लो जरा। रटा रटाया तरीका क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। रटा रटाया तरीका ये कहता है कि अगर 307 से वो करना था तो 307 से हम भाग लगाने लगेंगे 9,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,999 को। तो हमने देखा भाई 3 बार यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 921। ये आया 921, यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचेगा 7, ये 9 फिर से उतार लेंगे। 2 बार और चला गया, 2 बार और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 614। 614, यहाँ से शेषफल बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, 175। अब ये मत सोचना कि 175 का हम कुछ यूज करें, नहीं। अगर ये पूछता कि क्या घटाते तो 9,999 में से 175 घटा देते तो संख्या काम हो जाती। लेकिन अगर ये पूछा कि क्या जोड़ना है तो जो डिवाइजर और जो शेषफल है इसका अंतर लेते हैं। तो 307 में से 175 घटाने पर आपके पास 125 प्लस 7 132 बचेगा, यानी कि 132 ही आपको जोड़ना पड़ेगा। किसमें? 9,999 में। इसमें 9,999 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 132 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या 307 का मल्टीपल बनेगी, यानी 307 से कटेगी। तो 132 ही तो मैंने बताया आपको। ये है रटा रटाया तरीका। इससे भी आप सवाल करते ही हो, और मैं ये कह रहा हूं कि इससे ही 95% लोग सवाल करते हैं, क्योंकि सोचने वाला जो तरीका होता है ना, जब कोई टीचर, हमेशा याद रखना, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला तरीका बताया, तो अगर वो तरीका अन्य कोई टीचर भी बताएगा तो 100% उसको इसकी अपेक्षा, जो ये रटा वाला तरीका होता ना, इसकी अपेक्षा बताने में ही, समझाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो बच्चा एक बार उसको समझ जाएगा वो इसको कभी नहीं करेगा। ये रटा रटाया तरीका है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गया। अगला सवाल। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12,519 संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। सवाल ध्यान से पढ़ना। हमें छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ही ज्ञात करनी है। ये संख्या ही ज्ञात करनी है जिसे अगर मैं 12,519 में जोड़ूंगा तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होनी चाहिए। मान लो अगर हम इसमें 9 जोड़ने की बात करते, ध्यान से सुनना, 9 जोड़ने की बात करते तो जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसकी इकाई में 8 आता, और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता। ये गया काम से। और कुछ ऐसे हटा सकते हैं? बोले सर और कुछ नहीं हटा सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन में एक ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये गया काम से। 2 ऑप्शन रह गए, एक 16, एक 25। अगर मैं इस 12,519 में 16 जोड़ देता हूं तो 16 और 19 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,535। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक अगर 5 है तो उससे पहले की संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती, तो ये भी गया काम से। उससे पहले की संख्या विषम नहीं हो सकती, ये भी गया काम से, तो ये भी गया काम से, तो ये भी खत्म, यानी आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25। बोलो क्लियर है बात? क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 25 जोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अब बताओ इससे ज्यादा सरल तरीके क्या हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो? कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल।
एक शांत दशमलव हमेशा कैसा होता है? कोई भी अगर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस शांत दशमलव को इसने 7 समझ लिया और ऊपर लिख दिया 7th। शांत दशमलव का मतलब होता है, अरे दादा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव मतलब जो आवर्ती ना हो, जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक एक के बाद एक स्थान के बाद रुक जाएं, बार बार रिपीट ना हो, वो शांत दशमलव कैसा होता है? मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक शांत दशमलव इस तरीके से आया कि 1.2 आ गया। अब 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, और 12/10 को हम 6/5 लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव जो होगा ना, वो हमेशा एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा, एक रेशनल नंबर के रूप में आएगा, हमेशा भिन्न के रूप में आएगा, क्योंकि उसमें दशमलव होगा ही। दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ेंगे, कुछ कटने के बाद संख्या मिलेगी। तो वो शांत दशमलव हमेशा कैसा होगा? एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है? कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है? चलिए बताइए हमेशा फटाक से, क्या होगा? बताओ भाई, कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है? तो सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि यही दोनों परिमेय संख्या नहीं है। √5 भी एक इरेशनल नंबर है और √7 भी एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बीच में हमसे एक परिमेय संख्या पूछी गई है, तो मैं कोशिश आप कर सकते हो, बाकी मैं ये कहूंगा कि एक बार प्रयास जरूर कर लो, अपना एक ट्राई जरूर कर लो, बाकी जिसकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो, जैसे मैं एक मिनट, जैसे मैं अगर बोलूं तो √5 का अगर मैं वर्गमूल लेता हूं, √5 का वर्गमूल लगभग लगभग क्या होगा? 2.25 होता है लगभग। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, तो लगभग मैं बात कर रहा हूं 2.25 के आसपास इसका वर्गमूल होता है। √7 का वर्गमूल लगभग 2.65 के आसपास होता है, 2.65। अब आपको यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 2.25 और 2.65 के बीच में हो। तो ये तो हो नहीं सकता, ये 3 से हो गया, ये नहीं हो सकता, ये 2 से 3 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना, ये वाला। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे दशमलव में, तो 2.40 के आसपास लिखोगे। ये 2 सही 2/5 का मतलब क्या होगा? 2.40, और वही इन दोनों के बीच में आएगा, है ना? तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में तो ये लगते हैं कि अबे इसमें अब क्या करेंगे, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला सवाल, √³ का परिमेयकारी गुणज क्या है? परिमेयकारी गुणज क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि इसको लिखेंगे कैसे। भाई अगर आपके पास n√m लिखा है, n√m, तो इसे आप कैसे लिखोगे? m की पावर, एक मिनट देना जरा, कई बार राइटिंग का लोचा हो जाता है इस पेन टैब में, बस दिक्कत यही है, नहीं तो मैं तो इसी से पढ़ा हूं। राइटिंग का ही लोचा होता है। जैसे ये हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन, अगर हमारे पास ये लिखा है n√m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो अगर भैया हमारे पास √40 लिखा था, अब n का मान तो कुछ भी हो सकता है, m का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? 40 की पावर 1/3 बन जाएगा, 40 की पावर 1/3। तो इसका परिमेयकारी गुणज इसके अलावा क्या हो सकता है? हो गया ना काम। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? जो 200 से कम और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के लिए ये ऑप्शन दिए हैं अपने पास, इसी में चेक करना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, और तो कोई चेक नहीं करना है ना भैया? तो अब इसी में आपको चेक करके बताना। जैसे 199 की बात करें, 191 की बात करें, 197 की बात करें, 193 की बात करें, तो आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी, 200 से सारे कम है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सोच के बताइएगा, जल्दबाजी मत करना, जल्दी है नहीं कोई। और ये एक ऐसा सवाल है जो देखने में तो छोटा लग सकता है, लेकिन है बड़ा गजब का सवाल। मैं इसको स्टार बनाऊंगा, मतलब ये मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर आप बताओ, बताइए आंसर।
आया कुछ? अभाज्य संख्या निकालने का तरीका तो पता ही है ना। चलो समझते हैं। जैसे हमने कहा कि इन सबके करीब में तो सबसे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो करीब में है वो है 196 की, जो कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब 14 तक की सारी अभाज्य संख्याएं अगर लिखेंगे तो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी। चाहो तो 17 भी लिख लो, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, 13 तक ही काम बन जाएगा। चलो 199 को देखो, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा, 7 दूनी 14 नहीं होगा, 11 से हो सकता है नहीं हो सकता, 13 से होगा, 13 एकम 13, 13 69, तो 199 ही वो संख्या हो गई ना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये 199 अपने अलावा या 1 के अलावा किसी से कट भी नहीं सकती, तो यही हो गई ना भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपको हमेशा मैंने बोला कि जैसे आपको 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का ज्ञान है कि कौन सी अभाज्य संख्या होती है कौन सी नहीं होती, क्योंकि उसके सवाल इतनी बार आए कि आपको रट गए। अब आप मेरी एक बात मानिएगा, जितने भी बच्चों का आगे पेपर है ना, वो 101 से लेकर 200 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के विषय में लिखकर एक बार उसको पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे तो 2021-22, फिर उसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा, फिर अभी एएलपी की 2024 में जो हुई थी वो परीक्षा, और आरपीएफ की जो हुई थी अभी 2025 में शायद मार्च के महीने में, उस परीक्षा में सवाल आ चुका है। इससे इससे सवाल आने की अब जो है संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये देखो, ये सवाल 2021 का है, मतलब अभी का नहीं है, तो ये हो सकता है कि रिपीट मार दे फिर से। सवाल पढ़ लिया था, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 199 200 से कम है, और इन सब में सबसे बड़ा है और साथ ही साथ अभाज्य भी है। हो गया काम। अगला सवाल, किसके पास सीमांत दशमलव प्रतिनिधित्व, सीमांत दशमलव का मतलब यहां पर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो, यानी शांत दशमलव हो। इसको आप शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हो। शांत दशमलव का मतलब हो गया, यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात आपसे पूछ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव के लिए मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा, आज मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो या तो 2 का कोई मल्टीपल हो, या फिर 5 का कोई मल्टीपल हो, या फिर 10 का कोई मल्टीपल हो। अगर इसके अलावा आपको डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई और मल्टीपल दिखाई दे रहा, तो वो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा, वो रिकरिंग डेसिमल में आएगा। तो यहां पर ऐसा डेसिमल हमारे पास सिर्फ 5 के रूप में है, तो आंसर बनेगा कि ये हमारा आंसर हो जाएगा शांत दशमलव के लिए, जिसी को सीमांत भी कह सकते हो। अगला सवाल, कौन सा कथन गलत है, इस बात का हमको प्रूफ देना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं गलत है। सबसे पहला, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर अगर लिखते जाओगे तो लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, अनंत तक लिखते जाओगे। तो ऐसा कहना कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें गलत वाला चुनना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहा एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल सही है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और ये कह रहा कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ पे होल नंबर से है। जैसे कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, वैसे ही कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी सही लिखा है। तो 4 में से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही सही लिखे हैं। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती। जीरो भी पूर्णांक होता है, जीरो भी पूर्णांक होता है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है, ये कहना गलत है। और यही पूछा था तुमसे कि कौन सा गलत है। क्या सबसे चीज आप समझ पाए सभी लोग? सबसे नहीं मतलब क्या ये बात समझ पाए हैं क्या? क्लियर है? शून्य पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। भाई ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य न्यूट्रल न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर यानी कि उदासीन होता है। ये ना धनात्मक में जाता है ना ऋणात्मक में जाता है।
तो शून्य सहित सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक होंगे, ये कहना गलत है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है भैया? अब ये सवाल तो आप खुद कर सकते हो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या 1 बार 1 और फिर 5 बार 0 घटाना है। तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? कितनी 3 अंकीय संख्याएं 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 देती है? अब देखो इसको समझना, तीन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 3 अंकीय संख्याओं की शुरुआत होती है 100 से और खत्म होती है 999 से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी 3 अंकी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिवाइड होने पर एक शेषफल देती है? मैं ये कह रहा हूं कि 15 सत्ते 105 होता है, यानी 100 के बाद सबसे बड़ा नंबर 105 होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक भी शेषफल नहीं देने वाला है। लेकिन अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं और इसको लिख दूं कि 100 के बाद पहला ऐसा नंबर 106 होगा जो कि 7 से डिवाइड होने पर एक शेषफल देगा। अब अगला नंबर इसी में 7 फिर जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा। अगला नंबर इसी में 7 फिर जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। अगला नंबर इसी में 7 100 फिर जोड़ देंगे 127 हो जाएगा। फिर इसी में 7 एक और जोड़ देंगे 134 हो जाएगा। तो क्या ऐसे करके हम पूरा 999 तक लिखेंगे? लिखेंगे तो बेवकूफी होगी। सिंपल बात समझो हो यार, छोटी सी बात। तो हम 999 से पहले का वो नंबर ढूंढ लेते हैं जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल 1 आ जाए। 7 से डिवाइड करके शेषफल 1 आ जाए। जैसे यहां इसको अगर मान लो हम 7 से डिवाइड करते हैं कि 7 एकम 7, यहां से बचेगा 2, 7 चौको 28, यहां से बचेगा 19, 7 दूनी 14, यहां पे शेषफल 5 आ रहा है। हमें एक चाहिए, 4 कम कर दो। इसमें 4 कम करोगे 995 वो नंबर हो सकता है क्या? जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो एक शेषफल दे। देखो जरा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हाँ सर, वो संख्या होगी 995। अब आपको जानते हो क्या करना? आपको सिर्फ एक काम करना रह गया कि 106 से लेकर 995 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं जो कि 7-7 के अंतर पर हैं, ये पता करना है। वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे में संख्याओं का पता करने का तरीका क्या होता है कि सबसे बड़े नंबर में से हम सबसे छोटे नंबर को घटाते हैं, उनके बीच में जो अंतराल होता है उस अंतराल से डिवाइड करते हैं और +1 करते हैं। 995 में से 106 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 89 में 10 माइनस करेंगे 799 हो जाएगा, बटे में 7 होगा, प्लस में 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहां बचेगा 8, सॉरी 8 होगा, और यहां पर बचेगा 9 माइनस 1, ये भी 8 ही बचेगा यार, ये भी 8 ही बचेगा, 889 हो जाएगा। ठीक है। अब 7 से अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा? तो बोलोगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, 127 प्लस 1 यानी कितने नंबर हुए? ऐसे 128 नंबर होंगे। 128 नंबर होने का मतलब आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ये वो क्वेश्चन था। इस सवाल को मैं ये बोलूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आए तो अच्छा होता है। ये थोड़े से दिमागी वाले क्वेश्चन है जिसको आप में दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा, ये बिना दिमाग के यूज के नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलो जी अगला सवाल कह रहा है 19 की पावर 300 दिया है और इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको? 19 की पावर 300 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या रहता है? अब देखो, इससे ज्यादा सरल सवालों की श्रेणी में कुछ हो नहीं सकता। ये आपके लिए एक ऐसा सवाल है जो कि बोनस क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा गया लेकिन है बोनस क्वेश्चन। क्या मतलब है सर? भाई ये जो हमारे पास 19 की पावर 300 है, अब पावर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने कहा भाई 300 है या 500 है, मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूं। लेकिन 19 को मैं 20 माइनस 1 करके लिख सकता हूं ना। आप बोलोगे हाँ, और अपॉन में क्या था? अपॉन में तो 20 ही था, तो 20 से 20 को भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बचा -1 की पावर 300, और -1 की पावर जब कोई इवन नंबर, कोई सम संख्या होती है तो वो तो हमेशा +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होगी तो वो -1 होगा। तो यहाँ तो सम संख्या है 300, तो -1 की पावर एक सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, और +1 होने का मतलब शेषफल भी अपने पास +1 ही आएगा। कहता है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 को गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए।
मतलब कि 6250 में हम कौन से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। 6250 को लिखोगे, देखिए सुनो तो, जैसे 625 को हम लोग लिखेंगे 25 गुणे 25, ये तो काम हो गया। और भाई साहब जो बचेगा 10, 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5। अब देखो ये लिखा है 5 की पावर 2, ये लिखा है 5 की पावर 2, ये लिखा है 5 की पावर 1, तो यहां पर क्या हो गया, 5 की पावर 2, 2 4 और 1 5 हो गया, और यहां पर क्या है, 2 की पावर 1 है। तो दादा सिंपल सी बात को समझो, हमको क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए पावर का 3 होना जरूरी है यहां पर, यानी 2 की पावर 2 होता और काम बन जाता। और क्यूब बनाने के लिए यहां 5 की पावर 6 होता है, यानी 5 की पावर 1 और होता तो काम बनता। यानी हमें इसी संख्या का तो गुणा करना पड़ेगा ताकि ये क्यूब बन जाए। तो ये लिखा कितना है, 5 एकम 5 चौको 20 है, 20 लिखा है, यानी कितने का गुणा करना पड़ेगा दादा, 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, की बोल चो मतलब ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 के कितने सम गुणज धनात्मक है, मतलब आपको पॉजिटिव इवन फैक्टर चाहिए इसके, पॉजिटिव इवन फैक्टर। तो मैंने कहा भैया अगर ऐसा है तो अगर मुझे उसको सम बनाना है तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिखा 2 गुणे, अब हम जो 2 की पावर 7 था उसे 2 की पावर 6 लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। फिर 3 की पावर 3 हो जाएगा, फिर अपने पास 5 की पावर 4 हो जाएगा, और फिर यहां पर 7 की पावर 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये बाहर 2 लग गया तो ये सम हो गए, क्योंकि 2 का गुणज जितनी भी संख्याएं होती सम संख्याएं होती हैं। मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या हमारे पास ये जो बन रहा है इसी से हमें गुणज निकालना है। तो जो पावर होती है उसमें एक बढ़ाते हैं, इसकी पावर 6 थी 1 हो जाएगा 7, इसकी पावर 3 थी तो 1 हो जाएगा 4, इसकी पावर 4 थी तो 1 हो जाएगा 5, इसकी पावर 1 थी तो 1 का गुणा होगा 10, यानी 7 का मल्टीपल तो आंसर होगा ना। 7 चौको 28, 28 पंचे 140, 140 दूनी 280 आपका आंसर हो गया। कि अगर मैं इस व्यंजक की बात करता हूं तो इस व्यंजक में 280 सम फैक्टर होंगे। इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर इन दिस एक्सप्रेशन इज 280, जो कि सम होंगे। इतना सरल होता है ये तरीका। अगला सवाल, 90 का वर्गमूल किसके बीच में होना चाहिए। अरे भाई 9 का 81, 10 का 100, 81 और 100 के बीच में ही तो 90 आता है, तो किसके बीच में होगा। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना। एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 18 है। किसी संख्या है जो कि 3 अंकों की है, उसके अंकों का योग 18 है, और मध्य के अन्य दो मध्य अंक अन्य दो के योग के बराबर है। सबसे पहले तो ये चेक करो, मध्य अंक अन्य दो के बराबर है, क्या इन दोनों का योग मध्य के बराबर है, नहीं। क्या इन दोनों का योग मध्य के बराबर है, क्या इन दोनों का योग मध्य के बराबर है, नहीं। क्या इन दोनों का योग मध्य के बराबर है। दो ऑप्शन ऐसे हुए, दो गलत कट गए, खत्म हो गए ऐसे ही सवाल पढ़कर। अब ये कह रहा है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 18। तो इसके अंकों का योग भी सॉरी यहां पर इसके अंकों का योग भी 18 बन रहा है दादा, इसके अंकों का योग भी 18 ही बन रहा है। बन रहा है 18, आप बोलोगे हाँ सर बन रहा है। ये दो ऑप्शन अभी भी हमारे पास हैं जो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। आगे पढ़िए, कह रहा है संख्या के अंकों को उलट देने पर 297 की वृद्धि हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास मान लो, देखो ये कहां चल रहा है, हाँ यहां चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस ऑप्शन को लेकर चलता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन को लेकर चलता हूं तो ये है हमारे पास 495। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये 594 हो जाएगा। यहां कभी भी हमें 200 से ज्यादा की वृद्धि तो नहीं दिखाई देगी, इस कारण ये गलत हो गया। अब 4 में से 3 गलत हो गए तो जो एक बचा वही ना सही, खत्म कहानी। 396 आंसर। अगला सवाल, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 से कितने गुणज 50 से विभाजित होंगे लेकिन 100 से नहीं। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 50 से डिवाइड हो वो 100 से भी डिवाइड हो। बोले ये कैसे हो सकता है सर, भाई देखो मैं जैसे बोल रहा हूं कि 50 से 150 तो डिवाइड होता है ना, लेकिन 100 से नहीं होता है। 50 से 250 डिवाइड होता है लेकिन 100 से नहीं होता है। 50 से 350 डिवाइड होता है लेकिन 100 से नहीं होता है। तो ऐसे कितने गुणज होंगे जो 50 से तो डिवाइड हो लेकिन 100 से ना हो, और वो किस में होने चाहिए, इस वाले एक्सप्रेशन में होने चाहिए, इस एक्सप्रेशन में होने चाहिए। अब आप सवाल समझे क्या कह रहा था सवाल।
दादा की बोलचे, सवाल समझे? सवाल समझे? तो चले करिए, कोशिश तो करो, कम से कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। करिए। 50 से डिविजिबल हो, 100 से ना हो। 50 से डिविजिबल हो, 100 से ना हो, तो सिर्फ 50 ही बाहर रखो ना, 100 बाहर रखने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इससे मैं केवल 50 बाहर रखूं, 100 को नहीं, 50 बाहर रखूं, तो 50 कैसे बाहर होगा? 50 बाहर होगा, 5 की पावर 2, 25 हो गया, और 2 की पावर 1, ये 50 बाहर होगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 2 बाहर हो चुका है, और क्या बचेगा? 7 की पावर 1। अब ये केवल जो संख्या आएगी ना, वो 50 का ही मल्टीपल आएगी, और किसी का नहीं आएगी। सिर्फ किसका मल्टीपल आएगी? 50 का ही मल्टीपल आएगी, और किसी का तो नहीं आएगी। अरे बोल रहे हो? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मैं सही कर रहा हूं ना? अगर ये 50 का ही मल्टीपल आ रही है, तो देखो पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक पावर जो होती है उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगा। तो ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 50 से डिवाइड होंगे? तो आप बोलोगे सर, अभी बात समझना, 50 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल की संख्या हमारे पास 8 आ गई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 8 फैक्टर में कुछ ऐसे फैक्टर हों जो 100 से भी डिवाइड हो रहे हैं। हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम यहां पर वो फैक्टर निकालेंगे जो 100 से डिवाइड होंगे। तो 100 को करने के लिए क्या करना है? बहुत गौर से सुनना। 100 से जो डिवाइड होंगे तो बाहर 100 बनाना पड़ेगा। अब 100 बनाने के लिए हमारे पास ये वाला 2 और बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यही बचेगा ना। तो 100 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, एक एक बढ़ा देते हैं, तो 2 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 100 से कटने वाले टोटल कितने फैक्टर होंगे? तो बोलोगे 4। 50 से कटने वाले टोटल कितने फैक्टर हुए? 8। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 50 से कटने वाले 8 फैक्टर में अगर हम 100 से कटने वाले 4 फैक्टर घटा देंगे तो हमारे पास केवल वही फैक्टर बचेंगे जो 50 से कटेंगे, 100 से नहीं, और उनकी संख्या क्या होगी? 4। तो सही जवाब 8 ना लगा के चले आना दादाजी ऐसे प्रश्नों पर। सही जवाब क्या होगा? 4 होगा। और कैसे निकलेगा वो, ये बात यहां से समझ पाए हो? हाँ है ना? की बोलचे, बात समझ में आबे? क्लियर हो बे? मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस होती हैं रेगुलर बेसिस पर, वो आपकी स्मार्ट बोर्ड पर ही होती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज थोड़ा ठीक थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपने घर से 18 किलोमीटर दूर जाते और 18 किलोमीटर वापस आते और फिर वहां पर हम 3-4 घंटे पढ़ाते। क्योंकि हम जो स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेते हैं ना, उसके लिए मुझे घर से तकरीबन, अगर जो बच्चे कानपुर या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि आईआईटी से, जहां पे मेरा घर है कानपुर आईआईटी, वहां से बर्रा तक जाने में इतनी डिस्टेंस पड़ती है, और वहां से वापस आने में भी, तो वहां तक जाना आना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, इसलिए नहीं गए। ठीक है? वैसे ये क्लासेस होती स्मार्ट बोर्ड पे ही है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर ही हो गई होगी कि कितने गुणनखंड होंगे? 4, जो 50 से होंगे डिवाइड, लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आगे की तरफ आपके लिए लेकर चलता हूं, उसको भी आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चा, ये जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, मैं आप सभी को पहले बता दूं, सारे के सारे कोर्सेज आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही मिलेंगे। आप हमारी एप्लीकेशन पर इसको जाके देख सकते हैं, जिसमें ये पहला कोर्स है जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम आपका हो जिसमें मैथ आती हो। ये कंप्लीट बैच उसके लिए पर्याप्त है। अर्थमेटिक एडवांस स्पेशल बैच रहेगा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। अभी आपको 50% डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा। 499 और 299, वैसे तो अगर मैं बात करूं ये दोनों पे अवेलेबल है, या अधिक जानकारी के आप ये जो दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेरी इस नाम से है, मैथ बाय अनुराग दीक्षित। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहली बात। दूसरी बात, जो भी जानकारी आपको इस बैच के विषय में चाहिए कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है, कितने महीने की वैलिडिटी है, कितने महीने में कोर्स खत्म होगा, कैसा कोर्स है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, एनीथिंग
एनी बट चीज आप इसमें कॉल कर दीजिए, कॉल नहीं उठती तो आप अपना जो भी चाहिए आपको मैसेज डाल दीजिए, आपको विद इन 2 आवर इसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अगर जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 मैथ स्पेशल बैच है जिसको आपको कंप्लीट मिल जाएगा सिर्फ 199 में। संपूर्ण जानकारी के लिए यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर सेम ही रहेगा। और 10 तारीख से ग्रुप डी स्पेशल एक मैथ का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है और ये पहले 1000 बच्चों के लिए, जो पहले बच्चे 1000 एनरोलमेंट करेंगे उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 में ये बैच आपका अवेलेबल रहेगा, सिर्फ 99 में, जो पहले 1000 बच्चे होंगे। सेम नंबर है, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी बातचीत, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब अगला सवाल क्या है जरा इस पर बात कर लेते हैं। 120 के क्रमशः विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? मतलब आपको यह बताना है कि 120 के टोटल कितने विषम भाजक होंगे, कितने समभाजक होंगे। तो समभाजक के लिए तो 2 पहले हटा लो, 2 हटाने के बाद अंदर क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब आपको सिर्फ 60 के फैक्टर करने हैं। 60 का मतलब हो जाता है 15 चौको 60, यानी 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। करेक्ट। इसकी पावर 2 है, 1 बढ़ाओगे 3 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगी। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी अगर इसके हम समभाजकों की बात करें तो इसमें 12 समभाजक होंगे और समभाजक बाद में लिखे हैं और वो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है। यानी अगर मैं 120 के टोटल फैक्टर की बात करता हूं ना तो 120 के टोटल 16 फैक्टर होंगे और 16 फैक्टर में अगर 12 फैक्टर इसके इवन है तो विषम भाजक कितने होंगे, यानी 4 ही तो बचेंगे, तभी तो 16 फैक्टर टोटल होंगे। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, इसका गुणनफल ए बी सी डी का अधिकतम मान कब हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सवालों में हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, ये सवाल आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं, बस आज इनको लिखने का आज तरीका से अलग हो गया। मैं अगर मेरा एक शॉर्ट देखते होगे आप लोग तो उसमें मैंने शॉर्ट कराया है जो इस प्रकार के क्वेश्चन को वो डेडिकेटेड है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन जो नए पैटर्न का है जो आपसे आगे पूछा जा सकता है वो मैंने कराया। आप देखो तो शॉर्ट भी देखा करो। अब सुनो जरा, जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये 4 वेरिएबल है और इनके वर्गों का योगफल 1 है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ए स्क्वायर का मान 1/4 हो, बी स्क्वायर का मान 1/4 हो, सी स्क्वायर का मान 1/4 हो, डी स्क्वायर का मान 1/4 हो। तो 1/4 को अगर हम 4 बार ऐड करेंगे तो ये जुड़कर क्या बन जाएगा, जुड़कर 1 बन जाएगा। तो यानी एबीसीडी के मान बराबर होने चाहिए और एबीसीडी के अगर मान बराबर हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर अगर चारों वेरिएबल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी हैं, इनके चारों के मान बराबर हैं और वो अगर 1/2 हो तभी तो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आएगा। यानी ए का, बी का, सी का, डी का प्रत्येक का मान 1/2 होगा। अब पूछ रहा था इसका गुणनफल अधिकतम मान के साथ क्या होगा, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 और गुणे 1/2। ये मैक्सिमम मान के लिए बात की है मैंने। ऐसे एबीसीडी के मान तो बहुत सारे हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है, प्लस के साथ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम तो तभी निकलेगा ना जब ए का भी मान अधिकतम हो, बी का भी मान अधिकतम हो, सी का भी अधिकतम हो, डी का भी अधिकतम हो, तभी तो एबीसीडी का मान मैक्सिमम निकल सकता है। और पर्टिकुलर चारों वेरिएबल के मान अलग अलग अधिकतम होने की कंडीशन तो फिर अलजेब्रा में आपने पढ़ी होगी, वो तभी हो सकती है जब ये चारों आपस में बराबर हो, और बराबर होंगे तो इन चारों का मान, प्रत्येक का मान कितना होगा, 1/2, और जब गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 1/16। ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज की तारीख को अगर छोड़ दें तो 5, 6, 7 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। अब आगे जितने भी लोगों के एग्जाम हैं आगे की शिफ्ट में 24 तारीख तक, वो सभी लोग इस क्लास को जरूर देख के जाना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, हर शिफ्ट में कहते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। कैलकुलेशन के कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके लिए बड़े भरोसेमंद और बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है मैथ का। तो अगर आपको ये भी सब चाहिए तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना कमेंट बता दो, मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको दे दूंगा और आपको बड़ा फायदा होगा जिसका एग्जाम आगे है भाई, ये गारंटी है मेरी।
ठीक है, तो अपनी इस बातचीत के साथ, अपनी इस कमेंट के साथ, और एक तरीके से अगर बोले तो क्या बोलते हैं उसको, वादे के साथ कि मैं इस चीज को दूंगा अगर आप सभी के कमेंट आए ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट बोर्ड पर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का कल्याण हो, पेपर अच्छा हो।